सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। आप सभी को मालूम है कि बीपीएससी के तहत जो बिहार में टीचर की एग्ज़ाम हो रही है उसके लिए जो सिलेबस है वह है SCERT बुक। तो उसी क्रम में आज हम लोग 10वें बुक को ख़त्म करेंगे और 10वां जो बुक आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं वह है अतीत से वर्तमान, यानी यह हिस्ट्री की बुक है जो आपके चलती है बिहार के गवर्नमेंट स्कूलों में। तो यहाँ पे इस बुक की अगर हम बात करें तो ये जो बुक आती है भाग 1 और भाग 2 और भाग 3 करके आती है। ये आपको 6ठा से 8वां तक की बुक है। अगर आप भाग 1 पढ़ रहे हैं तो उसमें जो अतीत में वर्तमान है समझ लीजिए आपका पूरा एंशिएंट ख़त्म हो जाएगा। अगर आप भाग 2 पढ़ लेते हैं तो आप समझ लीजिए पूरा जो मेडाइवल है यानी मध्यकालीन इतिहास खत्म होगा। उसी प्रकार इसका जो भाग 3 है जो 8वें क्लास में चलती है, अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो समझ लीजिए पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होगा। लेकिन यहाँ पे अगर इस बुक की अगर हम बात करें, यानी जो सरकारी स्कूल में किताब चलती है आपके हिस्ट्री की, केवल इसी पढ़ने से आपको पूरा, अगर किताब की अगर हम बात करें जो किताब में चीज़ दी गई है, अगर आप केवल उसको कवर करते हैं तो आपका जो पूरा इतिहास कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम इसी बुक में अगर हम बात करें जो प्राचीन इतिहास की जो बुक है भाग 1 में जो 6ठे क्लास की बुक है, इसमें आपको दिया गया है 13 चैप्टर। ये 13 चैप्टरों में जो भी फैक्ट दिया गया है आपको उतना पर्याप्त नहीं है एग्जाम के लिए, आपको और भी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। इसलिए वीडियो लेट हो रहा है, क्योंकि अगर हम इस बुक में अगर जो भी फैक्ट दिया गया है अगर हूबहू ऐसा ही अगर हम दे दें तो यहाँ से क्वेश्चन तो ज़रूर आपका छूटेगा, क्योंकि इसमें जितना फैक्ट दिया गया है वहाँ पे वह पर्याप्त नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैक्ट को भी इसमें शामिल किए हैं, इसलिए आपको वीडियो थोड़ा लंबा होगा और इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें अगर एक ही में अगर आप पढ़ते हैं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम फैक्ट जोड़े हैं बहुत सारा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो लंबा होगा, इसलिए हम इसको 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। और आज की बात करें तो 6 या 7 चैप्टर आज हम लोग ख़त्म करेंगे, फिर आपको कल एक और मिलेगा इसी का और भाग 2 करके मिलेगा, तो हम लोग उसको आगे देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो जो है समय पे नहीं आ रहा है, इसके पीछे कारण यही है। अगर हम केवल बुक में जो फैक्ट दिया अगर उसको हम यहाँ पे कवर करते हैं तो आपको समझ लीजिए बुक तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है इस बुक से बाहर बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए फैक्ट को इसमें शामिल करने में ही यहाँ पे आपको टाइम लग रहा है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको वीडियो मिलेगा, लेकिन वीडियो जो मिलेगा आप समझ लीजिए एक बार देख लेते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से मतलब ना के बराबर छूटेगा। तो पहला इसमें देखिए, पहला जो चैप्टर इसमें दिया गया था हमारा अतीत। तो अतीत के बारे में जो चैप्टर है इस बुक में अगर बात करें तो कोई फैक्ट इसमें दिया गया नहीं था, लेकिन हमारे अतीत का जो अगर हम बात करें तो हमारे अतीत के बारे में जो हम लोग को जानकारी मिलती है वह मिलती है हमारे ऐतिहासिक स्रोत से। जब ऐतिहासिक स्रोत पढ़िएगा तो ऐतिहासिक स्रोत के तहत प्राचीन इतिहास में अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के द्वारा जितने भी साहित्य लिखे गए हैं उसका जो विवरण है वही हमारा साहित्य ऐतिहासिक स्रोत है। और इसी के माध्यम से हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में या जो हमारे अतीत हुए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और इस बुक में अगर हम बात करें तो आपके बुक में दिया गया था कि हाँ किस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है। जैसे पढ़ना है कि हाँ 6ठा बुक में जो है आपको पढ़ना है महाजन पद या बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो इसकी बात इसमें कही गई थी, ज़्यादा इसमें फैक्ट कुछ दिया गया नहीं था। तो यहाँ पर आप देख लिए। अब हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे बात हो रही थी ऐतिहासिक स्रोत की, तो चलिए ऐतिहासिक स्रोत को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोत का, तो साहित्यिक स्रोत में देख लीजिए बहुत सारा आपको बुक में जो है इस बुक में भी मिलेगा, लेकिन आपको बहुत कम चीज़ें दी गई। जैसे अगर हम बात करें 4 वेद के बारे में, तो 4 वेद के बारे में थोड़ा चीज़ दे दिया गया है, लेकिन हम वेद को पूरे डिटेल में कवर करेंगे इसी वीडियो के अंदर। 12 उपनिषद है टोटल, 6 वेदांग है, आपके 7 ब्राह्मण ग्रंथ है, 4 उपवेद है, 6 आरण्यक है, 2 महाकाव्य है, 18 पुराण पढ़ना है। तो ये सब आपके साहित्यिक स्रोत हुए। इसी के माध्यम से जो है हमारे अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे देखिए पुराण हो गया, दर्शन हो गया, स्मृति और आपको जैन और बौद्ध के जितने भी साहित्य है उसके द्वारा भी हम लोग जो है हमारे अतीत के बारे में जानते हैं। और एक आपके देखिए यहाँ पे एक और है लौकिक साहित्य। लौकिक मतलब यहाँ पे साहित्य का मतलब हुआ कि जो भारत के जितने भी इसमें विद्वान हुए या आपको लेखक हुए उनके द्वारा जो कृति थी उसके से जो हम लोगों को जानकारी मिलती है हमारे अतीत के बारे में। जैसे कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है, यहाँ पे इन्होंने जो रचना किया अर्थशास्त्र का, और यहाँ पे इससे जानकारी मिलती है प्राचीन में उसके बारे में। जैसे कलहन का राजतरंगिणी हो गया, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूत और बाणभट्ट का जो हर्ष चरित्र है, कादम्बरी है। तो ये सब जो चीज़ है आपको ऐतिहासिक स्रोत कहलाते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं।
उसके बाद देखिए अगला 2 नंबर था पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक में क्या क्या होता है, तो अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, मूर्तियाँ, चित्रकला, स्थापत्य, स्मारक, मृदभांड और ये सब चीज़ें जो प्राप्त हुई है प्राचीन काल में, इसी के माध्यम से हमारे अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसी प्रकार तीसरा था विदेशी यात्रियों के द्वारा जो विवरण मिलता है। जैसे देखिए भारत में जो भी आपके विदेशी यात्री आए, जैसे अगर हम बात करें यूनानी कौन कौन से लेखक आए थे, तो हेरोडेटस आए थे, निरियाकस आया था, अरिस्टोबुल्स, मेगास्थनीज, डायनेकस और डायनोसिस, ये जब था आपके यूनानी लेखक था। तो एग्जाम में आपको पूछता भी है इसमें कौन सा जो लेखक है और मिलान करने के लिए देता है, तो यहाँ पे यह भी याद रख सकते हैं। जैसे चीनी यात्री आया था, चीनी का लेखक तो कौन था, तो फयान, हैंसांग, इत्सिंग और ये सुंग, तो ये सब क्या था, चीनी यात्री था। उसी प्रकार अरबी लेखक भी भारत में आए, जैसे अलसुमान हो गया, आपके अल बेरूनी हो गए, अल मसूदी हो गए, मार्को पोलो, इब्न बतूता, ये सब अरबी थे। तो यहाँ पे ये आपको भारत में भ्रमण किए और भारत में भ्रमण करने के बाद अपने पुस्तक में इन्होंने भारत के बारे में लिखा और उससे हमको भारत में जानकारी मिलती है। तो ये तो हमारे तीत पहला जो चैप्टर था वो समाप्त हुआ। दूसरा जो है वो आपका चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो यहाँ पे चलिए इसमें बुक में आपको इस चैप्टर में फैक्ट जो है ज़्यादा मिलेंगे। सबसे पहले आपको बुक में दिया गया था कि इतिहास के 3 खाल खंडों में बांट के पढ़ते हैं और आपको पहला इसमें आते हैं प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा जो है आधुनिक इतिहास आते हैं। और ये तीनों चीज़ जो है आपको जब आगे हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल तो उसमें ये पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद दिया था आपके बुक में कि भारत में प्राचीन काल में मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलाप का निर्धारण जो हुआ है वो 8वीं शताब्दी के पहले हुआ, यानी आपको 700 से लेकर 750 ईस्वी के बीच में मानव के जो आरंभिक क्रियाकलाप है उसकी जानकारी मिलती है। और इसी आरंभिक काल में जो है पूर्वी ऐतिहासिक काल कहते हैं, यानी आपको जो मानव का जो क्रियाकलाप प्रारंभ हुआ था उसी काल को बोला जाता है पूर्व ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक, लेकिन उससे पहले जो काल आए जैसे आपके आधे ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक काल, वो आपको कहलाए पूर्व ऐतिहासिक। तो पूर्व ऐतिहासिक में देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल को। जब प्राग ऐतिहासिक काल पढ़िएगा तो उसमें पढ़ना पड़ता है पाषाण काल। फिर पाषाण काल को जब तोड़िएगा तो 3 पढ़ना है, एक आपको मध्य पाषाण, नव पाषाण और एक पूरा पाषाण। तो यहाँ पे पाषाण काल को 3 भागों में भी आगे हम लोग बांट के पढ़ेंगे कि यहाँ कौन से पाषाण काल में कौन सी चीज़ें जो है आपको खोज की गई थी। लेकिन पूरे पाषाण काल को पढ़िएगा तो आपको 20 लाख ईसा पूर्व से 2500 BC के बीच में यह मिलता है काल इसका। और पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था, पहिया का आविष्कार हुआ, कृषि पशुपालन शुरू हुआ, 2 पैरों पर चलना शुरू किया लोग, अस्थायी निवास प्रारंभ हुआ और सभ्यता का विकास हुआ। तो इसको भी आपको ये पाषाण काल में आते हैं, लेकिन इसको 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। जैसे पूछ लेता है कि पहिया का आविष्कार कब हुआ था, तो ये आपको नवपाषाण काल में हुआ था। तो आगे हम लोग इसको कवर करेंगे। जैसे ही प्रागैतिहासिक काल खत्म होता है तो उसके बाद आता है आधे ऐतिहासिक काल, और आधे ऐतिहासिक में ही हम लोग पढ़ते हैं भारत में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को। और उसी प्रकार आपको विश्व में अन्य जगह अन्य सभ्यता चलती थी, जैसे इराक में मेसोपोटामिया शुरू हुई, चीनी में चीनी सभ्यता, यूनान में यूनानी सभ्यता और इटली में रोमन सभ्यता। जब ये आपको समाप्त होता है तो अभी हम लोग पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल में ही आते हैं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो ये आपको ऐतिहासिक काल के बारे में आपके बुक में दिया गया था। अब हम बात करेंगे, आपके बुक में दिया गया था पांडुलिपि। तो पांडुलिपि क्या होता है, तो हाथ से लिखी गई पुस्तक को बोला जाता है पांडुलिपि। जैसे अगर हम बात करें प्राचीन काल में, जब प्राचीन काल में कॉपी किताब का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय आपको हाथ से जो है ताम्रपत्र या भोजपत्रों पे लिखा जाता था पांडुलिपि, यही कहलाते थे पांडुलिपि। जैसे यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, यही पांडुलिपि है। अब पांडुलिपि देखिए बिहार की एग्जाम हो रही है, तो बिहार में जो है पांडुलिपि कहाँ रखा गया है, तो बिहार में पटना में एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है खुदा बख्श लाइब्रेरी, और खुदा बख्श लाइब्रेरी में जो है रखा गया है पांडुलिपि। यहाँ पे जब देखिएगा, जब जाते हैं आप PMCH तो PMCH के बगल में ही खुदा बख्श लाइब्रेरी है, तो ये आपको है। और दूसरा आपका एक गोपालगंज में भी लाइब्रेरी है जहाँ पे रखा गया है पांडुलिपि को। तो गोपालगंज में देखिए है गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय, तो गोपालगंज में ही गोपाल है, तो यहाँ से ऐसे इसको याद रखिएगा। तो 2 हो गए जहाँ पे पांडुलिपि रखा गया है। अब आपके बुक में दिया गया था अभिलेख के बारे में। अभिलेख क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो ऊपर वाला फिगर है यही आपको अभिलेख होता है। इसमें क्या होता है कि धातु एवं पत्थर की सतह पे नुकीली औजारों के माध्यम से यहाँ पे इसको लिख दिया जाता है और इसको वहाँ पे लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए पहले के ज़माना में राजा महाराजा थे तो अपने क्षेत्र में वैसे जगह पर लगाते थे जहाँ पे ज़्यादा लोग जा रहा है और वहाँ पे इसको पढ़े और जाने कि हाँ यहाँ पे इस राजा ने ये काम करवाया है। तो यही आपको अभिलेख होते थे। और पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है, यानी इस पे जो जितनी पुरानी चीज़ें उसको जो अध्ययन करता है उसको बोला जाता है पुरातत्वविद। तो ये आपका हो गया। और सिक्कों का जो अध्ययन होता है, तो सिक्के का जो अध्ययन होता है वह कहलाता है मुद्रा शास्त्र।
तो मुद्रा शास्त्र के भी बारे में पढ़ना है आपके बुक में। और पुराने जब सिक्के देखिएगा, आपको जो पुराने शासनकाल में जितने भी शासक थे वे अपने सिक्के पर देखिएगा आपको अपना फिगर या आपके मान लीजिए जो राजा है, राज का जो राजकीय चिन्ह है उसका फ़ोटो लगवा लेता था, या महाराजा का राजकीय चिन्ह होता था, या धार्मिक या आपको उस पर कोई लिपि अंकित करवा लेता था। तो वैसे जो सिक्के चलते थे वो पुराने ज़माने में चलते थे। और ये आपके सिक्के हो गए। और पुराने ज़माने में देखिए जितनी भी चीज़ें जो मिलती है वर्तमान में खुदाई के बाद, तो खुदाई के बाद मिली जो वस्तु होती है उसका जो समय का निर्धारण होता है, यहाँ पे निर्धारण होगा। तो समय का जो निर्धारण करते हैं हम लोग किससे करते हैं, तो कार्बन डेटिंग से करते हैं, जिसको C14 बोला जाता है। तो याद रखिए कार्बन डेटिंग से पुरानी वस्तुओं की हम लोग आयु को मापते हैं। अब यहाँ पे हो गए। अब हम बात करेंगे, आपके बुक में दिया गया था एक और चीज़ें आपको तिथि गणना के बारे में, कि हम लोग जैसे बोलते होंगे ईसा पूर्व या आपको ईस्वी, तो इसका निर्धारण कैसे होता है तो आपके बुक में जानना था। तो चलिए इसको देखते हैं। तो पूरे विश्व में तिथि की जो गणना होती है वह ईसा मसीह के जन्म से होती है। यानी ईसा मसीह का जो जन्म होता है वहाँ से शून्य माना जाता है, और आगे का जो काल होता है उसको हम लोग ईस्वी बोलते हैं, और इसके जो पीछे होता है उसको हम लोग ईसा पूर्व बोलते हैं। तो ये आपको पूरे विश्व में चलता है ईसा मसीह के नाम से। लेकिन प्राचीन काल में बात करें तो प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की जो गणना होती थी वो विक्रम संवत और आपके शक संवत के आधार पे होती थी। जैसे अगर आप देखिए वर्तमान में जो तिथि होती है इतिहास की, चलिए इसको देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें ईसा मसीह का जन्म देखिए यहाँ पे होता है, और ये यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। जैसे अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ईस्वी आ गया। जैसे यहाँ पे देखिए कनिष्क, उसके बाद मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो बहुत सारे शासकों के द्वारा अनेक संवत चलाया गया कि हाँ यहीं से हम लोग आपको तिथि का निर्धारण करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग मानते हैं ईसा मसीह के जन्म पे। जैसे अगर देखिए आप अगर देखिएगा कनिष्क, तो जब कनिष्क बना था शासक तो उसने देखिए शक को पराजित किया था, और शक को पराजित करने के अवसर पे इन्होंने शक संवत का जो है यहाँ पे आविष्कार जो है इस शक संवत चलाया था। कब, तो 78 AD में, यानी 78 ईस्वी में। यहाँ पे अगर उसके बाद देखिएगा तो जब गुप्त वंश आया था तो यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम ने भी यहाँ पे आपको 319 जो ईस्वी है उसमें इन्होंने गुप्त संवत चालू किया था। उसके बाद जब पढ़िएगा आपको आगे और तो 622 ईस्वी में देखिए हज़रत मोहम्मद साहब ने हिजरी संवत चालू किया गया था मक्का से मदीना यात्रा के दौरान। और फिर आपके लास्ट में एक अकबर का जब पढ़िएगा मुगल काल तो देखिएगा 1583 में इसने भी एक इलाही संवत जो है चालू किया था, और ये सब चीज़ें नहीं माना जाता है। तो ये आपका हो गया। और ईसा मसीह के जन्म के पहले भी आपको जैसे विक्रम संवत था, एक तो 58 BC में चालू हुआ था। उससे पहले भी महावीर के द्वारा महावीर संवत चलाया गया था 527 BC में। उससे पहले भी आपको बुद्ध संवत था 544 BC में। तो ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको सीधा बुक में दिया गया था ईसा मसीह के बारे में वह जान लीजिए, और ये चीज़ें याद रखिएगा। और भारत में जो चलती है आपको संवत, जो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर निर्धारित होता है, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, वह आपको शक संवत है। तो शक संवत के बारे में जो है इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे BC और AD देख रहे थे, तो यहाँ पे BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। और AD का मतलब क्या होता है, तो AD का मतलब वो होता है एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म से आपको बाद, यानी जन्म हो गया उसके बाद जो होता है AD कहलाता है। जैसे यहाँ पे 78 AD था, यानी आपको जन्म, इनके जन्म से बाद यानी यह ईस्वी हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपको तिथि का निर्धारण होता है जो आपके बुक में दिया गया था, तो उसको हम देख चुके हैं। अब आपके देखिए बुक में दिया गया था कि भारत को जो भौगोलिक दृष्टि से बांटा जाता है तो वो कितने भागों में, तो भारत को भौगोलिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। और पहला इसमें आते हैं उत्तर पर्वतीय प्रदेश। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो तराई से लेकर हिमालय के जो शिखर है वहाँ तक आते हैं उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश, जिसमें आते हैं कश्मीर के कांगड़ा, कुमायूं जो सिक्किम है, ये सब उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश है। उसके नीचे चलिएगा थोड़ा तो वह आपका आता है उत्तर के मैदान। उत्तर के मैदान में कौन कौन क्षेत्र आते हैं, तो यह आपको उत्तर का जो मैदान होता है वह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि इसी के बीच में सिंधु, गंगा और जो यमुना नदी है इसी के क्षेत्र में आता है। और ये सारी बहुत सारे जलोढ़ मिट्टी अपने साथ लाती है, इसीलिए यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। तो ऐसा कहा जाता है कि देश की सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र जो भौगोलिक दृष्टि से कौन है, तो वह है उत्तर का मैदान, क्योंकि उत्तर में ही आपके गंगा और सिंधु नदी बहती है। तो इसलिए ये हो गया। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए उसके बाद है दक्षिण के पठार। दक्षिण के पठार की बात करें तो यहाँ पे देखिए कौन क्षेत्र आता है, तो नर्मदा, ताप्ती और बिंध्य जो सतपुरा पहाड़ी है वो वाला जो क्षेत्र है वो आते हैं दक्षिण के पठार में। और उसके बाद एक और आते हैं सुदूर दक्षिण, यानी बहुत सारा दूर में जो लास्ट में दक्षिण है उसके मैदान में। और यहाँ पे कौन आते हैं, तो अब गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के जो डेल्टा प्रदेश है ये आपको आते हैं सुदूर दक्षिण मैदान में। तो यहाँ पे यही भौगोलिक दृष्टि से भारत को बांटा गया है 4 भागों में। तो यहाँ पे आप देख लिए होंगे। और इसमें सबसे उपजाऊ कौन है, तो आपके उत्तर का मैदान है जो गंगा और सिंधु नदी के क्षेत्र वाला आता है। उसके बाद आपके बुक में दिया गया था दर्रा के बारे में।
तो दर्रा क्या होता है, तो पहाड़ियों के बीच में जो संकरा भाग होता है, यानी दो पहाड़ी के बीच में जो पतला सा भाग होता है, रास्ता होता है, उसी को बोला जाता है दर्रा। जैसे अगर हम बुक में बात करें तो बुक में दिया गया था खैबर, गोमल और बेलन दर्रा के बारे में। तो ये जो दर्रा था उसके माध्यम से क्या था, तो भारत का जो संपर्क था वो अफगानिस्तान और ईरान से जुड़ा हुआ रहता था और इसी के माध्यम से व्यापार होता था। कौन सा दर्रा, तो खैबर दर्रा, गोमल दर्रा और बेलन दर्रा। यहाँ से याद रखिए कि तीनों के माध्यम से अफगानिस्तान और ईरान से भारत का व्यापार हुआ करता था प्राचीन कालों में। तो यहाँ पे आप देख लिए। अब हम बात करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट में दिया गया था, एग्जाम में हमेशा पूछता है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा जो है पर्वत जो है अलग करता है, तो वह है विंध्य पर्वत। यानी जो विंध्य पर्वत है वह भारत के बीचों बीच विभाजक रेखा का काम करता है, यानी दो भागों में बांटता है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से। यहाँ पे यह पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे आगे जो आपके बुक में दिया गया था, सॉरी ये कहाँ चला गया, तो हाँ आ गया यहाँ पे। चलिए देखिए, यहाँ पे विंध्य पर्वत देखें जो आपको भारत का विभाजक रेखा का काम करती है। इसी विंध्य पर्वत के दक्षिण में एक जगह है, वह आपका है ब्रह्मगिरी स्थल। यहाँ पे ब्रह्मगिरी स्थल पे 3000 साल पहले एक संस्कृति का विकास हुआ है, उसका नाम है महापाषाणी संस्कृति। तो यहाँ पे याद रखिएगा, महापाषाणी का संस्कृति का जो विकास हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो विंध्य पर्वत के दक्षिण वाले ब्रह्मगिरी स्थल पे हुआ था। कब हुआ था, तो 3000 साल पहले हुआ था। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे है गोल्डिहवा। यहाँ पे गोल्डिहवा नहीं होगा, कोल्डिहवा होगा, तो यहाँ पे कोल्डिहवा लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको जल्दी के चक्कर में जो है टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है और आपको पीडीएफ मिलेगा, तो यहाँ पे जाके कमेंट कीजिएगा कि हाँ पीडीएफ में बहुत सारा गलती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग वीडियो देखिए फिर आप पीडीएफ देखिए, ताकि आपको वहाँ पे सुधार कर सकिएगा। अब यहाँ पे जब पढ़िएगा गोल्डिहवा, तो गोल्डिहवा आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे कोल्डिहवा होगा। तो कोल्डिहवा और चौपानी जो मांडो है, यहाँ पे सबसे पहले चावल मिला है और यहाँ पे चावल मिलने का सबसे पहला साक्ष्य मिला है कहाँ पे, तो आपको कोल्डिहवा और चौपानी मांडो में। तो इसको याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं मेहरगढ़ के बारे में। देखिए जो मेहरगढ़ है वह पड़ता है पाकिस्तान में और यहाँ पे सबसे पहले गेहूं और चावल जो है उपजाना प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे उपजाने का प्रारंभ हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोल्डिहवा में जो है आपको चावल का साक्ष्य मिला है। और कोल्डिहवा कहाँ पड़ता है, तो आपको यूपी में पड़ता है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपको थोड़ा याद रखिएगा। अब हम आगे चलेंगे। अगला आपका बुक में दिया गया था मगध साम्राज्य के बारे में, कि थोड़ा सा दिया गया था कि मगध जो साम्राज्य है वो गंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आप देखिएगा गंगा मतलब ये अगर हम बात करें मगध का, तो मगध का इलाका जो अगर हम बात करें तो मेन आपको पटना वाला क्षेत्र है, यानी पाटलिपुत्रा वाला। तो बिहार को ऐसे देखिएगा जब दो भागों में बांटता है गंगा नदी, तो आपको गंगा नदी के दक्षिण में ही है पटना। तो यहाँ पे पटना वाला क्षेत्र कहाँ पड़ता है, यानी मगध साम्राज्य कहाँ पड़ता है, तो ये गंगा नदी के दक्षिण में ही पड़ता है। तो ये चीज़ याद रख सकते हैं। और आपके बुक में दिया गया था इंडिया शब्द के बारे में, जो इंडिया है वह कहाँ से आया, तो इंडिया शब्द की अगर हम बात करें तो इंडिया जो शब्द है वह बना है इंडस से। और ये जो इंडस वर्ड है वो आपको एक संस्कृत का वर्ड है और संस्कृत में इसे सिंधु बोलते हैं। तो भारत में जब आक्रमण हुआ था ईरानियों और यूनानियों का, तो ये जो जब आए आपके भारत में, तो आपको मालूम होगा ये सिंधु वाले क्षेत्र में आए थे और सिंधु नदी को ही इन्होंने हिंदू कहा। और यहाँ पे जो सिंधु नदी था उसको वो लोग इंडस बोलते थे। तो इंडस के जो लोग पूर्व में रहते थे, यानी आपको जो इंडस नदी के पूर्वी इलाके में जो भूमि क्षेत्र था उसी के इन्होंने इंडिया कहा, तभी से आपका भारत का जो नाम है वह इंडिया पड़ गया था। जबकि हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो इंडिया का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, तो फारसी जब भारत में आए थे तो फारसियों ने हिंद और हिंदुस्तान नाम दिया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ईरानी और यूनानियों ने जो है भारत को इंडिया नाम दिया और फारसी ने क्या कहा, तो फारसी ने इंडिया को हिंदुस्तान नाम दिया। उसके बाद आप सुनते होंगे भारत। तो भारत जो नाम है वह भारत नाम कैसे पड़ा, तो भरत नामक एक व्यक्ति था, आपको एक जब समूह था, यानी भरत नाम का एक समूह मानव जाति होता था और उसी के नाम पे जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और यह जो उल्लेख मिलता है कहाँ पे, तो आपको जब ऋग्वेद पढ़िएगा तो ऋग्वेद में आपको मिलेगा, अगर भरत जब समूह पढ़िएगा मानव समुदाय तो वहाँ पे मिलेगा और इसी समुदाय के नाम पे भारत का जो नाम है वह आपको भारत पड़ा। अब देखिए आपका दूसरा नंबर चैप्टर समाप्त होता है। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग कवर करते हैं। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, देखिए बहुत सारा कमेंट आ रहा था ऑब्जेक्टिव कवर करने के लिए, तो कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा कि आपको जितना भी बुक कवर हो चुका है उसका जितना भी पीडीएफ आपका पीडीएफ के लास्ट में तो दिया गया था और बाकी जो छूटा है आपको पूरा कवर करा दिया जाएगा, पूरा सब्जेक्ट बाई कर करके, या पूरा किताब का एक एक जो है ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूरा बुक का कवर करा दिया जाएगा। उसका भी वीडियो जल्द आएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका जो प्रश्न बुक में है
कि मनुष्य पशु पौधे के अवशेष की प्राचीनता और का जो निर्धारण होता है वह किस विधि से होता है, तो ये बताए हैं कार्बन डेटिंग विधि से, जिसको कार्बन 14 पत्ती बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करती है, तो ये बताएं वह करती है विंध्य पर्वत। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ मिला है, तो चावल का जो साक्ष्य मिला है वह मिला है कोल्डिहिवा से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे, अब आगे दिया था आपके खाली स्थान भरने के लिए, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे तो ये हो गया है, खाली स्थान भरना है। देखिए खाली स्थान में 2 नंबर में है और दिया गया है कि क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो आपके बुक में विशाल साम्राज्य के बारे में जो चर्चा थी वह थी मगध की। तो मगध की अगर हम बात करें तो मगध कहाँ था, तो मगध जो आपको पड़ेगा देखिएगा भारत के मैप में, यानी आपको बिहार वाला हिस्सा में, यानी उत्तर भारत के दक्षिण क्षेत्र में पड़ेगा। तो यहाँ पे आप भर लीजिएगा उत्तर भारत के दक्षिण में, तो उत्तर भारत के दक्षिण क्षेत्र में। तो आप यहाँ पे उत्तर भारत के दक्षिण आप भर लीजिएगा। जब आपका ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन के अनुसार आपको मगध वाला क्षेत्र पूछ रहा है तो आपको जो ऑप्शन रहेगा वहाँ पे आप लगा सकते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पे है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये बताएं हैं भौगोलिक दृष्टि से भारत को 4 भागों में बांटा गया है। उसके बाद है 3 नंबर सवाल कि खाली स्थान ने कुम्हरार नामक स्थान की खुदवाई कराई थी। तो कुम्हरार जो नामक स्थान है वो पटना में, और डॉक्टर स्पूनर एक व्यक्ति थे, डॉक्टर स्पूनर। तो डॉक्टर स्पूनर ने ही आपको कुम्हरार नामक नमक की जो कुम्हरार जगह है उसकी खुदाई करवाई थी। और घ नंबर सवाल है कि आधुनिक काल का प्रारंभ खालिस्तान से हुआ। तो आधुनिक काल का जो प्रारंभ है वो 18वीं सदी में हुआ था, तो यहाँ पर 18वीं हो जाएगा। और अंग नंबर है कि खालिस्तान के क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ है। तो अभी हम देखें कब हुआ था, तो आपको महापाषाणी संस्कृति था वो विंध्य पर्वत के आपको दक्षिण वाले क्षेत्र में जो हुआ था वो 3000 साल पहले हुआ था। तो यहीं आपको महापाषाणी संस्कृति हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे देखिए आपको सुमेलित करना है। सुमेलित की बात कर देखिए, आपको पहला दिया है खासी। तो आपको मालूम होगा खासी गारो जयंतिया जो है आपको पर्वत पड़ता है मेघालय में, और वहाँ पे ये सभी जनजाति भी होते हैं। तो यानी खासी जो है आपको मेघालय की जनजाति है, तो आपको जनजाति हो जाएगा। मगध अभी देखें, मगध एक बड़ा साम्राज्य था। महापाषाणिक संस्कृति देखें अभी ये कहाँ पे, तो आपको विंध्य पर्वत के दक्षिण में, यानी यह आपको दक्षिण भारत चला जाएगा। और चौपानी पांडवों की बात करें तो यहाँ पे अनाज का प्रमाण मिला है, तो आपको यहाँ से लगा दीजिए। ये आपका हो गया। अब हम बात करेंगे अध्याय 3 के बारे में। अध्याय 3 की बात करें तो अध्याय 3 में देखिए आपको पढ़ना है प्रारंभिक समाज के बारे में, और इसमें आधुनिक जो मानव थे उसके बारे में पढ़ना। तो चलिए इसको कवर करते हैं। आरंभिक मानव के बारे में आपके बुक में दिया गया था कि आरंभिक मानव कैसे थे, उनका कार्य कैसा था, या उनका जो है पहनावा ओढ़ावा ये क्या करते थे, उसके बारे में दिया गया था। तो आरंभिक जो मानव थे वो आपको शिकारी जीवन जीते थे, यानी आपको जो भोजन का जो है शिकार करते थे और उसी के माध्यम से अपना भोजन को प्राप्ति करते थे। जैसे ये शिकारी करते थे तो भैंस, हिरन, शेर, खरगोश की करते थे। और इनका खाद्य पदार्थ क्या था, तो मछली, यहाँ पे शहद हो जाएगा, फल और कंदमूल ये लोग खाते थे। उसके बाद इसके वस्त्र की बात करें तो ये लोग जो थे जानवर और पेड़ों के छाल, यहाँ पे चाल नहीं होगा छाल होगा, तो ये छाल पहनते थे। औजार की बात करें तो ये पत्थर और लकड़ी के और हड्डियों के औजार बनाते थे। और इनका मनोरंजन क्या था, तो मनोरंजन जो है ये चित्र और नाच करते थे, यानी चित्र और डांस के द्वारा जो आपको प्रारंभिक मानव थे वो मनोरंजन कार्य करते थे। और इनका निवास क्या था, जो आरंभिक मानव थे वो गुफा में रहते थे। तो आपको यहाँ पे गुफा हो जाएगा। आपको जैसे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये आरंभिक मानव के औजार दिख रहे होंगे। उसके ऊपर देखिए यहाँ पे आपको कुछ चित्रकार भी जो हैं वहाँ पे मिले हैं। तो हथियार और चित्र बनाते थे ये लोग और नाचते भी थे। तो यहाँ पे नाचना जो था इनका मनोरंजन का कार्य था और चित्र बनाना था। और उसके बाद हम बात करें, ये देखिए आरंभिक मानव है और ये शिकारी करते हुए यहाँ पे जानवरों को खा रहे हैं। तो ये आपको आरंभिक मानव के पहचान दिए गए थे बुक में। और प्रारंभिक मानव की गुफा में तो रहते थे, और गुफा का जो साक्ष्य मिला है उसके बारे में बुक में दिया गया था। तो यहाँ पे गुफा का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो वह मिला है मध्य प्रदेश में। आप सुने होंगे मध्य प्रदेश का भीमबेटका गुफा। तो भीमबेटका जो गुफा है वो आरंभिक मानव के तौर पे साक्ष्य के रूप में है। उसी प्रकार बुढ़नी है, पंचमढ़ी है, भेड़ाघाट है और महेश्वर है। ये सभी के सभी जगहों पर जो है पुराने मानवों की साक्ष्य मिला है गुफा का। तो यहाँ पे याद रखिएगा। आपके बुक में एक दिया गया था पैसरा। तो पैसरा क्या है, तो पैसरा एक जगह है, पड़ता है बिहार में। और बिहार के कहाँ, तो बिहार के मुंगेर जिला में। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बुक में दिया गया है, सिलेबस में है, और ये सीधा आपके बुक में दिया गया पॉइंट है। तो यहाँ से बहुत याद रखिएगा। और ये बिहार का है, कहाँ पे पड़ता है, मुंगेर जिला में। यहाँ से पैसरा से क्या क्या साक्ष्य मिला है, देखिए आरंभिक मानव के स्थल मिले हैं। आरंभिक मानव के द्वारा जो औजार थे
वह मिला है, और उस औजार का जो तुलना किया गया था वह फ्रांस में पाए जाने वाले हथियारों से किया गया है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके बुक में दिया गया था कि पत्थरों के उपयोग होने के कारण यहाँ पे पुरातत्वविदों ने इसे पाषाण काल कहा है। तो जब पाषाण काल पढ़िएगा तो आपके बुक में दिया गया था पाषाण काल के बारे में, और पाषाण काल में देखिए कौन कौन सा जो चीज़ है आपको पढ़ना है। तो पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल को देखिएगा तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण और तीसरा है नव पाषाण। तो यहाँ पे चलिए हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर देखिए पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण को ही बोलता है पैलियोलिथिक युग, और यहाँ पे पूरा पाषाण को बोलता है आखेटक और संग्राहक काल, क्योंकि यहाँ पे पूरा पाषाण में जो लोग थे वो आखेटक थे यानी शिकारी थे, और अपने भोजन को संग्राहक यानी भोजनों को आपको लाकर संग्रह करते थे और उसी के माध्यम से अपना भोजन करते थे, इसलिए इसको आखेटक और संग्राहक काल बोलते हैं। और पूरा पाषाण के खोजकर्ता कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को ये थे 1863 में, और इन्हीं के द्वारा जो है पलवरम जो मद्रास है वहाँ पे इनके द्वारा एक हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी इनके द्वारा खोजी गई थी। तो तभी से जो है पूरा पाषाण काल के खोजकर्ता माने जाते हैं रॉबर्ट ब्रूस फूट। अगर हम बात करें पूरा पाषाण काल में तो देखिए पूरा पाषाण काल में कोई भी शारीरिक अवशेष जो है यानी जीवाश्म प्राप्त नहीं हुआ है। शिकारों के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते थे, और उसके अलावा कंदमूल और कच्चा मांस खाते थे। औजार की बात करें तो इनका जो औजार था पूरा पाषाण काल में अनगढ़ और अपरिष्कृत था, यानी आपको जैसे मन करे जैसा पत्थर मिल गया वही उनका हथियार बन जाता था, और उसी के माध्यम से ये शिकार करते थे। उसके बाद देखिए अग्नि का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में ही हुआ था 1 लाख वर्ष पूर्व। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और आता है अग्नि का प्रयोग। तो अग्नि का प्रयोग आपको बाद में मिलेगा। अग्नि का आविष्कार की पढ़ते हैं तो अग्नि का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। कब? तो 1 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। और अग्नि का प्रयोग जो है इनसे अनभिज्ञ थे, यानी ये नहीं जानते थे, इसलिए ये लोग कच्चा मांस खाते थे। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखिए जब ये अग्नि का प्रयोग जान जाएंगे तो ये लोग पक्के मांस खाएंगे। उसी प्रकार देखिए जो पूरा पाषाण के लोग थे वह पशुपालन से अनभिज्ञ थे, यानी ये लोग जो थे पशुपालन कुछ नहीं करते थे। तो यहाँ पे यह हो गई पूरा पाषाण काल के बारे में। और पूरा पाषाण काल के जो लोग रहते थे वह कहाँ रहते थे? तो गुफा और शैल सरोवर में, यानी पत्थरों के घरों में रहते थे। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे कुछ पूरा पाषाण काल स्थल जो आपको प्राप्त हुए हैं और वहाँ से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है पहलगाम पड़ता है जम्मू कश्मीर में, और यहाँ से हैंड एक्स जो आपको प्राप्त हुआ यहाँ से हुआ है। हथनौरा पड़ता है मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे नर्मदा नदी के निकट मानव खोपड़ी का पहला साक्ष्य मिला है। भीमपेटका पड़ता है मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे सबसे पुराना मानव अस्थि का गुफा मिला है। तो अभी देख रहे थे ऊपर हम लोग, यहाँ भीमबेटका जो है यहाँ से गुफा प्राप्त हुआ है जो साक्ष्य मिला है। उसके बाद पलवरम पड़ता है मद्रास में, और यहीं से पहली जो है हाथ की जो कुल्हाड़ी मिली थी हैंड एक्स, ये सबसे पहली बार यहीं पे मिली थी। उसके बाद पड़ता है लोहलदाना, और ये पड़ता है यूपी में, और ये मिर्ज़ापुर के बिलन घाटी से विश्व प्राचीनतम जो अस्थि है निर्मित मातृ देवी की वह यहाँ से मिला है। आगे हम बात करेंगे अब हम लोग मध्य पाषाण की। मध्य पाषाण की बात करें तो इसी को बोलाता है मेसोलिथिक युग, और यहाँ पे देखिएगा तो इसको भी आखेटक और पशुपालक काल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग जो थे शिकारी थे और पशुपालन कार्य भी करते थे। और इसके जो खोजकर्ता थे प्रथम वह थे जॉन इवास। जहाँ पे अगर हम बात करें मध्य पाषाण के लोग का, तो मध्य पाषाण में जो लोग थे इनका जो आवास था वह नदी पे रहने लगे थे, और नदियों के कारण यहाँ पे रहने के कारण ही इन्होंने पशुपालन भी शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी? तो पशुपालन की शुरुआत आपके मध्य पाषाण काल में हुई थी। और इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो पशुपालन का जो साक्ष्य मिलता है वह मिलता है आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से। यहाँ पे अगर आप 2 ऑप्शन देता है तो यहाँ पे समझ लीजिए कि ऑप्शन नंबर 5 जाएगा, वहाँ पे रहता है 1 या 1 में से अधिक। लेकिन अगर आप 1 पूछता है तो यहाँ पे याद रखिएगा आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान में से 1 रहेगा। उसके बाद देखिए छोटे पत्थरों के बने औजार जो है उनको माइक्रोलोथ बोला जाता था। तो यहाँ पे मध्य पाषाण काल में ही प्रयोग हुआ था। पहली बार मानव अस्थि के पंजर यहीं से प्राप्त हुआ है, और खाद्य पूर्ति के तौर पे शिकारी द्वारा और मछली पकड़ते थे मध्य पाषाण काल के लोग। तो यहाँ से याद रखिएगा। आपके बुक में थोड़ा ही पॉइंट दिया गया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको एक्स्ट्रा कवर कर रहे हैं ताकि अगर कोई भी आगे एग्जाम देते हैं तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। उसके बाद देखिए मध्य पाषाण काल में आगे हम बात करें तो मध्य पाषाणिक स्थल और उसके साक्ष्य चलिए देखते हैं। तो अभी बताए हैं बागोर राजस्थान। बागोर राजस्थान में क्या हुआ था? तो यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण का स्थल है, और यहीं से ऊपर हम देखे हैं कि आपको बागोर राजस्थान, और एक और जगह था आपका कौन? तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश। यहाँ से ही पशुपालन की शुरुआत हुई थी, यहाँ से इसका साक्ष्य मिला है। और एक और पड़ता है सराय नहर यूपी में, और यहाँ से क्या हुआ है? तो मानव अस्थि का जो है पंजर मिला है,
और स्तंभ गर्त का प्रमाण मिला है, समाधि स्थल मिला है, और युद्ध में हत्या का जो प्रथम साक्ष्य मिलता है ये आपको सराय नहर में ही मिलता है। अभी देखे हैं महदाहा यूपी में पड़ता है और यहाँ पे हड्डी और सींग के उपकरण आभूषण मिले हैं, और स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। कहाँ पे? तो मदाहा यूपी में। आदमगढ़ की बात करें तो पड़ता है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे अब बताए हैं कि आपको आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में, यहाँ का पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिलता है, और प्रथम जो साक्ष्य मिलता है पशुपालन का, तो यहाँ पे पशुपालन के तौर पे पहला पशु किसे माना गया था? तो यहाँ पे याद रखिएगा प्रथम पालतू जो पशु था वह था कुत्ता। पंचमढ़ी पड़ता है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे प्रसिद्ध 2 शैल सरोवरों का जो पता चला है, एक आपका जम्बू द्वीप और दूसरा है ड्रोदी द्वीप। उसके बाद दमदमा पड़ता है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे 41 मानवों की कब्र मिली है। उसके बाद चौपानी मांडव पड़ता है यूपी में, और विश्व में सबसे छोटी जो बर्तन है उसका प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। कहाँ पे? तो चौपानी मांडव मिला है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए सांभर जो झील है राजस्थान, यहाँ पे क्या हुआ है? तो बिहार जो विश्व का प्राचीनतम वृक्षारोपण का भी साक्ष्य यहाँ पे मिल चुका है। तो आपको मध्यपाषाण हो गए। अब हम बात करेंगे नवपाषाण का। नवपाषाण की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसको बोला जाता है खाद्य उत्पादक काल, और खाद्य उत्पादक माने भोजन अपने खुद जो है यहाँ पे इन्होंने पकाना शुरू कर दिया था, इसी से इसको बोला जाता है खाद्य उत्पादक काल। यहाँ पे देखिए कौन कौन सी घटना घटी थी? तो नवपाषाण काल में देखिए कृषि और पहिया का आविष्कार हो गया था, अग्नि का प्रयोग करना ये लोग सीख चुके थे, पत्थर के पॉलिशदार हथियार बनाने लगे, जैसे कुल्हाड़ी हो गए, अन्य चीज़ें थी वो पॉलिश हुआ एवं पर चिकना बनाते थे। उसके बाद देखिए कृषि और पशुपालन का शुरुआत हो गया, और अभी बताया है जो कुत्ता था वो सबसे पहला पशु था। उसके अलावा आपको भेड़ और घोड़ा भी जो थी वो आपके लोग पालते थे। उसके बाद तांबे का जो है पहली बार जो प्रयोग किया गया वह नवपाषाण काल में हुआ। यानी जब नवपाषाण काल खत्म हो रहा था तो आखिरी में ही आपको जब आगे पढ़ेंगे हम लोग वैदिक युग, तो वहाँ पे कि अगर हम देखेंगे लोहे का प्रयोग, लेकिन यहाँ पे ये तांबे का प्रयोग है। तो सबसे पहले धातु का जो प्रयोग किया गया था वो आपको तांबा का प्रयोग किया गया था, और जो लोहा का देखिएगा तो लोहा आपको वैदिक युग में मिलेगा 1000 ईस्वी के आसपास। ये आपको जो अंजीर खेड़ा है वहाँ पे प्राप्त हुआ था। तो हम लोग जब वैदिक युग पढ़ेंगे तो वहाँ पे कवर करेंगे। मिट्टी के बर्तन भी जो है जो मृत भांड था वह पहली बार मिला था कहाँ पे? तो नवपाषाण काल में ही मिला था। और पहली बार अस्थायी जीवन का जो निवास था वह कहाँ पे देखने को मिलता है? तो वह मिलता है नवपाषाण काल में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से। तो यहाँ पे अस्थायी जीवन के बारे में आप देख लिए। अब हम बात करेंगे कुछ स्थल के बारे में जो जुड़ा हुआ है नवपाषाणिक से, जैसे मेहरगढ़ जो पड़ता है बलूचिस्तान में। यहाँ पे क्या हुआ है? तो कृषि और कपास का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वह मिला है मेहरगढ़ से, और मेहरगढ़ में सबसे पहले जो है कृषि उगाया गया था, ये आपको पहला नंबर पे याद रखिएगा। और गेहूं और जौ की खेती का जो प्रमाण मिलता है वह कहाँ से मिलता है? तो आपको मेहरगढ़ इसे यहाँ से मिलता है। मेहरगढ़ में कच्ची ईंटों का आयताकार मकान मिला है, और यहाँ पे अस्थायी जीवन के प्रथम प्रमाण मिले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्थायी जीवन के प्रथम प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो मेहरगढ़ में मिले हैं। बुर्जहोम की बात करें तो बुर्जहोम पड़ता है कश्मीर में, यहाँ पे युग्मित सौदा का प्रमाण मिला है, और मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य है वह बुर्जहोम से मिला है। उसके बाद देखिए गुफरा काल पड़ता है कश्मीर में, यहाँ पे सिलबट्टा जो होता है मसाला पीसने वाला उसका यहाँ पे साक्ष्य मिला है, और उसी के साथ हड्डी से निर्मित सुई का प्रमाण मिला है, और कृषि और पशुपालन का भी साक्ष्य मिला है। कहाँ पे? तो आपको मिला है कश्मीर के गुफ कराल से। उसके बाद कोल्डिवा पड़ता है यूपी में, जहाँ से चावल के दाने का जो है साक्ष्य मिला है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे चौपानी मांडव पड़ता है यूपी में, और चौपानी मांडव की अगर हम बात करें तो चौपानी मांडव तो देख लिया आपको पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और ये विश्व के प्राचीनतम मृत भांड जो है यहीं से मिला है। और चिरांद पड़ता है बिहार में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चिरांद की बात करें तो हड्डी से बने कई उपकरण जो है प्राप्त हुए वह चिरांद से मिलते हैं। तो यहाँ पे चिरांद देख लीजिए। अब अगर हम बात करें बिहार के एक नवपाषाणिक स्थल के बारे में दिया गया था, वह था आपका मुंगेर और चिरांद। तो ये दो ही स्थल है जो नवपाषाणिक स्थल है बिहार के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा चिरांद और मुंगेर के बारे में। अब हम चलते हैं अभ्यास पे। तो यहाँ पे पहला सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य में ज़्यादा मिले हैं? तो वह मिला है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। दूसरा सवाल है प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज़ से बने होते थे? तो प्रारंभिक जो औजार है वह आपको पत्थर के बने होते थे, यानी शुरू में तो पत्थर के ही बने, तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर है कि आधुनिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिला में है? तो ये बताए हैं, ये जो आपका पैसरा नामक जगह है वह पड़ता है मुंगेर में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। पाषाण काल को कितनों भागों में बांटा गया है? तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? घ का 2 हो जाएगा। और पाषाण काल में कौन आते हैं? तो मध्यपाषाण
और नवपाषाण और पूरा पाषाण। यहाँ पे देखिए 2 नंबर है खाली स्थान भरने के लिए, और पहला है कि भीमबेटका किस राज्य में है, तो भीमबेटका पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश भर दीजिए। उसके बाद है आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा खाली स्थान था, तो अब जो आरंभिक मानव थे वह कहाँ रहते थे, तो आपको गुफा में रहते, तो यहाँ पे आप गुफा भर दीजिए। तीसरा नंबर है पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और खाली स्थान कर देते हो, यहाँ पे चित्र और उसके साथ नाच कर देते हो, चित्र और नाच हो जाएगा। खाली स्थान साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी थी, तो 14,000 साल आपके बुक में दिया गया था। उसके बाद दुनिया की जो जलवायु है वह गर्म होने लगी है। उसके बाद अध्याय 4 है कि प्रथम कृषक और पशुपालक, और चलिए हम लोग इसको कवर करते हैं। पहला आपको बुक में दिया गया था कि खेती की शुरुआत सबसे पहले ईरान और इराक देश में हुआ था। याद रखिए अगर विश्व में पूछे कि हाँ खेती का शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो इराक और ईरान में हुआ था, और यहाँ से की जो पहाड़ी थी वो पहाड़ी के तलछटी में होती थी। और आपको बता दें कि 8 से लेकर 10,000 साल पहले जो है यहाँ पे खेती होती थी। उसके बाद अगर हम बात करें भारत में खेती की, तो भारत में खेती की जो शुरुआत होती है वो आपको पश्चिमी उत्तर भारत में हुई थी, और ये 5 से 6,000 साल पहले हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें दिया गया था आपके बुक में कि पहला पालतू जानवर कौन था, तो ऊपर भी बताया है कि पहला जो पालतू था वह कुत्ता था, और इसके अलावा भी अन्य था जैसे सुअर और भेड़ बकरी हो गए, इसको भी लोग पालते थे, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे आपके देखिए बुक में दिया गया था कुछ प्राप्त वस्तु और जो भी चीज़ जो है आपके जहाँ पे मिले हैं, जैसे अगर देखिए हम बात करें गेहूँ, जौ, भेड़ और बकरी का, तो ये जो आपको पूरा स्थल जहाँ पे प्राप्त हुए है वो हम मेहरगढ़ जो पड़ता है पाकिस्तान में, वहाँ से देखिए याद रखिएगा गेहूँ, जौ, भेड़ और बकरी प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे चावल और जानवरों की हड्डियाँ मिली है। उसके बाद बात करें हम चावल मेहरगढ़ का, तो मेहरगढ़ पड़ता है पाकिस्तान में, और यहाँ से चावल, जानवर के खुर के निशान मिले हैं। बुरझोम की बात करें तो करता है कश्मीर में, यहाँ से गेहूँ, दलहन, कुत्ता और भेड़ बकरी का साक्ष्य मिला है। उसके बाद चिरांत की बात करें बिहार में पड़ता है, और यहाँ पे गेहूँ, चना और जौ, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बिहार से है। उसके बाद हम बात करेंगे काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़ जो भेड़ होते हैं और सुअर होते हैं, इसका जो साक्ष्य मिला है वो आंध्र प्रदेश के पय्यमपल्ली से मिला है। तो ये आपके बुक में दिया गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपके बुक में पढ़ना था मेहरगढ़ के बारे में। तो मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ जो पड़ता है पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले गेहूँ और जौ और पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। भेड़ बकरी पालने का भी यहाँ पे साक्ष्य मिला है। यहाँ के घर जो होते थे आयताकार और चौकोर होते थे, और मृतकों को दफनाने के साक्ष्य भी जो है मेहरगढ़ से मिला है, तो यहाँ पे आपके यह देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे चिरांत के बारे में। जो चिरांत आपके बुक में दिया गया है और बार बार मिल रहा है, तो चिरांत जो है वह पड़ता है बिहार में, कहाँ पे, तो छपरा जिला में। यहाँ से कौन कौन साक्ष्य मिला है, तो देखिए पत्थर और हड्डी और सिंग के औजार मिले हैं। यहाँ की जो घर थी वह गोल होती थी, और चूल्हा, बर्तन, गेहूँ, धान, सुअर, ये मसूर और मिट्टी के जो खिलौने प्राप्त हुए हैं वह चिरांत से हुए, तो आपको बिहार का है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे इसके अभ्यास की। पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया था, तो ये बताए हैं कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। ख नंबर है गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो गेहूं का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है अभी बताए हैं कहाँ पे, तो मेहरगढ़ में मिला है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, ख हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 3 नंबर सवाल है कि चावल का प्रमाण भारत में कहाँ मिलता है, तो चावल का जो प्रमाण मिला है वह आपको मिलता है कहाँ से, तो वह मिलता है कोल्डिहवा से, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। कोल्डिहवा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हम बात करेंगे सुमेलित करने के लिए दिया गया, इसे देखिए पहला है आपका चिरांत, अभी बताया है चिरांत पड़ता है छपरा जिला बिहार में, तो आपके बिहार हो जाएगा। मेहरगढ़ पड़ता है पाकिस्तान में, बुरझोम पड़ता है कश्मीर में, और कोल्डिहवा पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम अध्याय 5 की बात करेंगे। अध्याय 5 में है प्रारंभिक शहर एवं प्रथम नगरीकरण, और यहाँ पे यह आपका चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया था। चलिए हम लोग इसको कवर करते हैं, और इसमें आपके ताम्रपाषाण युग के बारे में पढ़ना था, तो यहाँ पे धातु युग जो था उसके बारे में पढ़ना था। तो देखिए जब नवपाषाण युग चल रहा था पीछे हम लोग देखे हैं, तो नवपाषाण युग के अंतिम चरण में धातु का खोज हुआ था, और वो आपको धातु कौन था, तो तांबा था। तो यहाँ पे नवपाषाण युग में ही आपको अंतिम चरण में तांबा का व्यवहार आरंभ हो गया, और धीरे धीरे लोग जो है अन्य धातु जैसे कांसा और लोहा हो गया, ये सबको मिलाकर नए नए जो है आपको धातु बनाए और परिचित हुए, और इसी के कारण जो है पाषाण युग के बाद धातु युग की शुरुआत हुई थी। धातु युग में जो है 3 युग पढ़ना पड़ता है, एक आपका ताम्र युग, दूसरा है कांस्य युग, और तीसरा है लौह युग। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे मेन रूप से जो बुक में दिया गया था वो आपके
ताम्र युग के बारे में ही दिया गया था। तो ये बताए हैं ताम्र के यानी तांबा के बारे में। तो प्रथम उपयोग में लाने वाला यह धातु तांबा था और इसके साक्ष्य कहाँ मिले थे, तो अतिरपक्कम से मिले थे, जहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। उसके बाद जैसे जैसे खोज हो गया तो उसके बाद पत्थर और तांबा का उपकरण का प्रयोग होने लगा था और कमज़ोर धातु हथियार भी यहाँ पे क्या होता, कमज़ोर होता गया। क्योंकि देखिएगा जो तांबा होता है वो आपको लचीला होता है, उसका जो है ज़्यादा मजबूत आपको नहीं होता था हथियार। और यहाँ पे जो ताम्र युग का जो साक्ष्य में सबसे पहले देखा गया है वो आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता में, जो यानी जो इराक की सभ्यता थी मेसोपोटामिया वाली, वहाँ पे मिला। उसी प्रकार हम बात करें कांस्य युग की, तो आपको मालूम होगा जो कांस्य से बनता है वह तांबा और टीन से मिल के बनता है। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि तांबा और टीन से क्या मिलता है, तो कांस्य से मिलता है, जिसको कांस्य युगीन सभ्यता पढ़े होंगे आप कहाँ पे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में। और यहाँ पे देखिए तांबा से ये जो था इसका हथियार वह मजबूत होता था, क्योंकि तांबा लचीला होता है और जो कांस्य होता है यहाँ पे थोड़ा मजबूत होता है। और यहाँ पे जब कांस्य युगीन पढ़िएगा तो कांस्य युग के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। लौह युग की बात करें तो यहाँ पे देखिए लौह युग, यह आपको सबसे मजबूत इसके हथियार बनते थे। और लौह युग के बारे में पढ़ना पड़ता है वैदिक युग में। जब वैदिक काल में पढ़िएगा, उत्तर वैदिक काल, तो वहाँ पे आपको ये पढ़ने को मिलेगा लौह युग के बारे में। तो हम लोग वहाँ भी इसको कवर करेंगे। अब हम बात करेंगे, आपके बुक में दिया गया था कि धातु के आविष्कार होने से कृषि कार्य में विकसित हुए और नए नए शहरों की जो स्थापना हुई। तो नए नए शहर कौन बने थे, तो देखिएगा सिंध में बना था कोटदीजी और अमीरी, उत्तरी पंजाब में बना सरायखेला और जलीलपुर, और राजस्थान में बना था कालीबंगा। तो आपको ये बुक में दिया गया था, तो इसको याद रखिएगा। और के बुक में देखिए पढ़ना था मानव संस्कृति के बारे में, कि मानव संस्कृति जो मानव सभ्यता जो बनती है उसके लिए क्या मापदंड होना चाहिए, यानी किस आधार पे हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पे जो संस्कृति है वह मानव संस्कृति है। तो उसके लिए जो दिया गया था आपके बुक में मापदंड, यह दिया गया था कि जो क्षेत्र शहर में तब्दील हो रहा हो, लेखन कला और कला जो है वहाँ पे विकसित हो गई हो, व्यापार कारीगरी विज्ञान का जो विकास हो वह हो चुका है, वहीं आपको मानव संस्कृति कहलाता है। और मानव संस्कृति के तहत ये आपका चीज़ें पूरी होना चाहिए। और उसी जो कैटेगरी को पूरा क्राइटेरिया को जो पूरा किया वो आपको कौन कौन था, तो चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला आपका है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि भारत में हड़प्पा सभ्यता हुआ था। और ये सब ऊपर देखें हम लोग मापदंड, तो क्योंकि यह चीज़ पूरा कर ली थी, इसको यहाँ पे बोला गया आपको ये कि ये आपको भारत जो हड़प्पा है वह हड़प्पा सभ्यता कहलाएगी। उसी प्रकार इराक में मेसोपोटामिया सभ्यता हुई, मिस्र में मिस्र की सभ्यता हुई, और चीन में जो है यहाँ पे सांग सभ्यता जो है विकसित हुआ था। उसके बाद देखिए भारत वाला पढ़ना है, तो भारत में दो पढ़ना है, एक आपका पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा है वैदिक सभ्यता। तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता को चलिए हम लोग कवर करते हैं, यानी आपको सिंधु घाटी सभ्यता इसी के बुक में पढ़ना था। और चलिए इसको देखते हैं, आपके बुक में भी जो पॉइंट दिया गया था उसको भी कवर करेंगे, और साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया था उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसका नामकरण की बात करते हैं। इसको अन्य नामों से जाने जाते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को ही बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हो रही थी तो सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वह खो गया था हड़प्पा। तो यहाँ पे इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि यह सबसे पहली बार खोजा गया स्थल था। उसके बाद देखिए इसको बोला जाता है कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि यहाँ पे सिंधुवासी के जो लोग थे वह पहली बार तांबा और टीन को मिलकर कांस्य धातु बनाया था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। उसी प्रकार बोलते हैं इसको सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हो रही थी तो यहाँ पे सिंधु नदी के किनारे जो है सबसे ज़्यादा जगह स्थान मिल रहे थे। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया कि यह सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। और इसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम जो नगरीय सभ्यता थी यहीं पे देखने को मिली थी। तो यहाँ पे आप देख लिए। अब भारत में जो ये आपको पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, यानी आपको जो हड़प्पा सभ्यता है वह विश्व की तीसरी और सर्वाधिक जो है विकसित सभ्यता है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर आता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो आपको पड़ता है इसको ही बोला था सुमेरियन सभ्यता, और यहाँ पे इसको दजला और फरात नदी के बीच में है। जबकि दूसरा जो है सभ्यता जो भारत में वो आपको दूसरे नंबर पे जो है आपका दूसरा नंबर पे है मिस्र की सभ्यता, जिसको नील नदी के किनारे खोजा गया था। और आपका जो हमारे देश में हड़प्पा सभ्यता वह 3 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे काल के बारे में, यानी आपका जो हड़प्पा काल था उसका समय क्या था। तो आपको कार्बन डेटिंग के अनुसार बताया जाता है कि इस 2500 से लेकर 1700 BC है। और जो जॉन मार्शल थे इनका कहना था कि 3250 से 2750 है। तो आपको ज़्यादा जो माना जाता है वो कार्बन डेटिंग वाला ही माना जाता है। और जॉन जो मार्शल थे वो सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा था। तो ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहकर किसने पुकारा, तो वे थे जॉन मार्शल। तो यहाँ पे जॉन मार्शल याद रखिएगा। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का आप देख रहे हैं खोज हुआ था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज किया था
वो आपको भारत में एक विभाग होता है और विभाग के जो कर्मचारी होते हैं उन्हीं के द्वारा खोजा जाता है। तो भारत में अभी भी है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसी का काम होता है भारत में जितने भी प्रागैतिहासिक स्थल है उसके खोजने का कार्य होता है। और इसके जो जन्मदाता थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और ये पहले महानिदेशक थे और 1861 में जो है इसकी स्थापना हुई थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का। जब यहाँ पे खोजा जा रहा था सिंधु घाटी सभ्यता, तो शुरू में देख रहे हैं जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी 1853-54 के समय, देखिएगा 1853 में जब रेलवे लाइन चला था। तो जब उससे पहले पंजाब में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहाँ पे पंजाब में बहुत सारे जब है उसमें रेलवे लाइन बन रहा था तो बहुत सारे अवशेष मिल रहे थे, ईंट मिल रहा था या जो चीज़ मिल रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने इस बात को नहीं समझा और वहाँ पे जितने भी ईंट मिल रहे थे सब कोई ले जाकर अपने अपने घर में रख लिया था। लेकिन वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और शोध नहीं किया गया और सभ्यता का पता नहीं चला था। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने खोया था पहली बार 1826 में, लेकिन इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था पंजाब के साइड में बटन बंधु और अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, तो यहाँ पे 1856 में भी कुछ चीज़ें प्राप्त हुई थी, लेकिन इसको शोध नहीं किया गया और सभ्यता का पता नहीं चल पाया था सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन जब 1921 में यहाँ पे जब जॉन मार्शल जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के जो है यहाँ पे निर्देशन बने, तो इन्हीं के निर्देशन में ही हड़प्पा की खोज की गई थी। और फिर उसके अगले साल यानी 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। तो यहाँ से पूछ लेता है कि आपको दयाराम सहनी ने जो है हड़प्पा की खोज की और मोहनजोदड़ो ने, आपको याद रखिएगा कि आपको मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो राखल दास बनर्जी ने की थी। 1921 और 1922 वाला डेट भी यहाँ पे याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसका विस्तार का। तो यहाँ पे देखिए, जब हड़प्पा सभ्यता के विस्तार देखिएगा तो आपको भारत के जम्मू कश्मीर में, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात में आपको भारत में इसका विस्तार मिलेगा। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी मिलेगा, जैसे पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान हो गए। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के 2 जगहों पर मुंडी आक और सुरती गोई जो जगह है, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मिलता है। यानी टोटल अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का, तो टोटल 3 देशों में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मिलता है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और ये तीनों जगह मिलकर 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ है, जैसे यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं। आपको यहाँ मैप दिख रहा होगा। और इधर हम बात करें, देखिए आपको सबसे जो ऊपरी भाग है, ये आपको पड़ता है चिनाब नदी के पास कौन सा, तो आपको मांडा, यहाँ पे सबसे इसका उत्तरी भाग है। सबसे दक्षिणी भाग पड़ता है इसका महाराष्ट्र में दैमाबाद में, और सबसे इसका पूर्वी भाग पड़ता है हिंडन नदी के पास आलमगीर में, और इसका पश्चिमी भाग पड़ता है कहाँ पे, तो ये दासक नदी के किनारे पड़ता है कहाँ पे, तो ये आपको बलूचिस्तान में। तो ये आपका इसका चौहद्दी कह सकते हैं। जैसे आपको देख लीजिए, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर है और ये 1400 उत्तर से दक्षिण है। तो ये आपको जो देख रहे हैं फिगर, ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता का चौहद्दी हो गया। और सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका फिगर दिख रहा होगा। और यहाँ पे देखिएगा, आपको ये वाला जो देखिएगा हिस्सा, ये आपको गुजरात वाला हिस्सा आपको लग रहा होगा भारत का, और ये आपका इधर पाकिस्तान हो जाता है और इधर भारत हो जाता है। तो ये सब जो हिस्सा था आपके पड़ता है सिंधु घाटी सभ्यता। और जब इसका देखिएगा आकृति, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकृति है वह तिरुकोनामा, जैसे त्रिकोणाकार जो माना जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे चला गया और यहाँ पे इसको लाइए, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पे ये त्रिकोणाकार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो आपको त्रिकोण आकार का है। और सर्वाधिक स्थल प्राप्त कहाँ से हुए हैं, तो वह हुआ है भारत में गुजरात से। जैसे आप गुजरात देखिएगा, यानी ये वाला जो हिस्सा है आपका गुजरात में ये सब देखिए बहुत सारा इतना जो जगह है वो आपको मिलता है कहाँ पे, सबसे ज़्यादा चीज़ें मिलती है आपको हड़प्पा सभ्यता का स्थल कहाँ से, तो गुजरात से मिलता है। जैसे लोथल हो गया, धौलावीरा गुजरात में पड़ता है, रंगपुर गुजरात में पड़ता है, रोजदी पड़ता है, सुतकांगेडोर पड़ता है। तो ये सब चीज़ें पड़ता है कहाँ पे, तो गुजरात में, इसलिए यहाँ पे याद रखिएगा। और सबसे बड़ा स्थल की बात करें तो सबसे बड़ा सिंधु घाटी का जो सभ्यता है वह आपका मोहनजोदड़ो है। और भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो भारत में याद रखिएगा हरियाणा राखीगढ़ी पड़ता है। और पूरे अगर हम बात करें हड़प्पा में तो वो पड़ता है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, और भारत में राखीगढ़ी हरियाणा का नाम याद रखिएगा। आपके बुक में दिया गया था एक चीज़, दुर्ग और निचला नगर। तो दुर्ग की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो दुर्ग था वह आपको ऊंची जगह पर बसा होता था, और यहाँ पे एक ऊंची जगह पर एक छोटी जो है जगह कुटिया टाइप में बना दिया जाता था, और वहाँ पे जो धनी लोग वह रहते थे। लेकिन जो निचला इलाका था, निचले इलाका में देखिएगा क्या था, तो निचला इलाका में जो है आपको निचले हिस्से में होती थी और वहाँ पे साधारण लोग रहते थे। तो यहाँ से ये भी पॉइंट आपके बुक में दिया गया था, तो याद रखिएगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए धार्मिक स्थिति के बारे में दिया गया था। वहाँ पे देखिए, आपको जब बुक पढ़िएगा तो आपको बहुत सारा चीज़ देखने को नहीं मिलेगा जो यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको आप देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप लेवल आपका बढ़ाता है एग्जाम में, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है,
तो आपको पूरा देख के जाइएगा। पता नहीं कहाँ से पूछते क्वेश्चन, आपका लेवल पता है, पहले ही बोल दिया गया है इसका जो लेवल रहेगा आपको ऊपर तक रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक स्थल के बारे में, तो आपके बुक में भी दिया गया था कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी जो है मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, और यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे ये चीज़ें याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन मूर्ति का साक्ष्य मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे यहीं देख लीजिए, एक आपका मूर्ति दिख रहा होगा। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह बहुत देववादी थे, यानी बहुत सारे देवताओं को पूजते थे। जैसे इनका प्रिय देवता की बात करें तो प्रिय देवता इनको शिव को मानते थे। और इनका जो साक्ष्य मिला है अगर हम बात करें इसमें, तो हड़प्पा के पत्थर पर जो है प्राप्त लिंग और योनि का यहाँ पे बनाया हुआ चित्र मिला है। और इससे पता चलता है कि आपको जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह शिव को पूजते थे। और मोहनजोदड़ो से जब जाइएगा तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त आपको पशुपति महादेव नाथ की मुहर भी मिली है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यही पशुपति नाथ की मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से मिली है। और अब से माना जाता है कि ये जो है आपको भगवान शिव की मूर्ति है। इसलिए कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे यहाँ पे बहुत देवताओं को पूजते थे, लेकिन यहाँ पे इनका जो प्रिय देवता था वह था शिव। हड़प्पा सभ्यता की बात करें, देखिए हड़प्पा से आपको एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का फोटो मिला है, जिसे मातृ देवी की प्रतिमा दी गई। तो यहाँ देखिएगा मातृ देवी की प्रतिमा आपको कहाँ मिली है, तो यह मिली है हड़प्पा से। उसके बाद अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के लोगों का, तो संभवतः यह पृथ्वी जो है, जो पृथ्वी देवी है, यह आपको यहाँ जो फोटो दिख रहा होगा, यह आपको पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। इसका जो संबंध है पौधे के जन्म देने और वृद्धि से होगा। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे पृथ्वी की उर्वरता को जो है आपको पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे। तो यह भी याद रखिएगा और इसकी पूजा करते थे। उसके बाद हम बात करें हड़प्पा जो वासी थे वह सूर्य की भी पूजा करते थे, क्योंकि स्वास्तिक चिन्ह का जो है आपको मोहनजोदड़ो से यहाँ पे प्राप्त हुआ है। और स्वास्तिक चिन्ह को सूर्य का प्रतीक मानते थे ये लोग। हड़प्पा के जो लोग हैं पशु पक्षी झरना पेड़ पौधा आदि की भी पूजा करते थे। और हड़प्पा के जो लोग थे ये यज्ञ प्रथा से भी परिचित थे, यहाँ पे यज्ञ भी हुआ करता था। जैसे अगर पढ़िएगा बनवाली के बारे में और कालीबंगा के बारे में, तो यहाँ से आपको अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। तो याद रखिएगा कालीबंगा बनवाली और लोथल से जो है अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। और यज्ञ के अवसर पे पशु बलि की भी यहाँ पे प्रमाण मिला है, यानी आपको सिंधु घाटी सभ्यता में पशु बलि जो है आपको उसमें भी था। यानी जो पलु देखिएगा आपको मनोकामना पूर्ण होने पे देखिएगा जो लोग चढ़ाते हैं बलि, तो ये आपको उस समय भी ये प्रचलन में था। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे, यानी बाह्य 8 नंबर से ये आपको परिचित थी। तो यहाँ पे ये धार्मिक चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे कृषि और पशुपालन का, यानी जो देखेंगे कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे आपको कौन कौन से कृषि और पशुपालन करते थे। जैसे कृषि की बात करें तो ये लोग गेहूँ, जौ, चावल, राई, मटर, तिल, सरसों और बाजरा जो है ये लोग उपजाते थे। आपके एग्जाम में एक चीज़ बहुत देता है कि गन्ना देता है कि क्या गन्ना उपजाया जाता था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है गन्ना नहीं उपजाया जाता था। जैसे देखिए यहाँ पे चावल मिला है उपजाते थे, तो चावल का साक्ष्य मिला है। चावल का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ मिला है, तो वह लोथल गुजरात से मिला है। धान की भूसी कहाँ मिली है, तो रंगपुर गुजरात से मिला है। कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ मिला है, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला है। जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। तो ये आपको कृषि से संबंधित पॉइंट है आपको सिंधु घाटी सभ्यता से, तो यहाँ पे इसको जानना जो है ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे मुख्य फसल का। मुख्य जो फसल थी सिंधु घाटी सभ्यता की गेहूं और जौ थी। यहाँ पे देखिए आपके बुक में जो है बहुत चीज़ें इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। जब हम लोग बुक में पढ़ रहे थे तो बुक में बहुत सारा चीज़ नहीं मिल रहा था, तो जब बात हुई कि हाँ इसमें ऐड किया जाए बहुत सारे फैक्टों को, तो फैक्ट जब ऐड होने लगा तो आपको इसमें पता नहीं चलता है कि हाँ इसमें कितना ऐड किया जाए और किसको छोड़ा जाए। क्या पता जो छोड़ रहे हैं वही एग्जाम में पूछ लिए, इसलिए जो है यहाँ पे इसको अच्छे से इसको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर कराया जा रहा है, ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ा के पूछे। या आप अगर 12 तक भी तैयारी कर रहे हैं, यानी 12वीं की भी एग्जाम आप दे रहे हैं, आपको यानी 10+2 वालों जब टीचर बन रहे हैं, तो उसके लिए भी यह वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ पर तो क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रहना चाहिए। अगर हम बात करेंगे विश्व में कपास के जो खेती के बारे में, तो विश्व में कपास की सबसे पहले जो साक्ष्य मिलता है वह सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही कहा जाता है कि सबसे पहले कपास जो है सिंधु वासियों ने ही उगाया था। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह हल से परिचित थे। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि हल से परिचित थे कि नहीं, तो हल से ये लोग परिचित थे, और इसी कारण आपको जूते हुए खेत का प्रमाण ही मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ मिला है, तो वह कालीबंगा से मिला है। मिट्टी का बना हुआ जो हल है जो आपको जो खिलौना के रूप में प्राप्त हुआ है, वह आपको बनवाली यानी हरियाणा से प्राप्त हुआ है। और इसीलिए कहा जाता है कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे आपको हल के बारे में ये लोग जानते थे, और ये
खेत जोतने का और खिलौना का भी यहाँ पे प्राप्त हुआ है। पशुपालन की बात करें, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह बैल पालते थे, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर। यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रही होंगी, यहाँ पे एक चीज़ गाय नहीं देता है, आपके एग्जाम में गाय पूछता है तो याद रखिए गाय का साक्ष्य नहीं मिला है पशुपालन के तौर पे। और ये लोग घोड़ा, हाथी से परिचित थे लेकिन पालने का इनका साक्ष्य नहीं मिला, यानी आपको ये लोग परिचित थे घोड़ा से लेकिन ये लोग पालते नहीं थे। शेर का भी साक्ष्य जो है यहाँ पे नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से। बर्तन की बात करें, देखिए तो बर्तन सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग यूज करते थे उसको बोला था मृदभांड। मृदभांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। जो ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, लाल और गुलाबी कलर के बनाते थे और बर्तन पे जो है काले रंग का अलंकृत यानी कुछ फोटो बना दिया करते थे। तो ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तन हो गए। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन के बारे में, और आपके बुक में भी बहुत अच्छा पॉइंट दिया गया है जिसको यहाँ पे शामिल किया गया है। और सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो आप नगर नियोजन के लिए ही जानी जाती है, तो यहाँ पे यह आपका इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बात करें जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर था वह एक आपका ग्रिड पत्ती था, यानी आपको जाल पत्ती के रूप में, जैसे यहाँ पे देखिए आपको जो शतरंज का रूप है इस टाइप से, यानी आपको जितना मान लीजिए इसमें काला वाला है तो आपको काला वाला सभी घर मान लीजिए, तो यहाँ पे बीच में खाली खाली होगा वो वाइट वाला, तो आपको एक जाल के रूप में जो है यहाँ पे इसका नगर नियोजन था। और जो जितने भी घर थे एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। जैसे मान लीजिए इसमें ब्लैक वाला ही सभी घर है तो एक दूसरे को समकोण पे काट रही है, और ये शतरंज के समान होती थी। और यहाँ पे कच्ची और पक्की ईंटों दोनों का घर मिला है, एक मंजिला और दो मंजिला का भी मिला है। एक मंजिला तो मिलता ही था लेकिन दो मंजिला का जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और जल निकासी हेतु यहाँ पे नालियों का उत्तम व्यवस्था जो है आपको उस समय, यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पे भी, जैसे फिगर में देख सकते हैं यहाँ भी आपको जल निकासी हेतु नाला बनता था। तो ये चीज़ याद हो गई। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन थे, जो यानी जो लोग घर बनाते थे, उसका जो दरवाज़ा होता था वह मुख्य सड़क की ओर नहीं होकर घर के पीछे यानी खेत की तरफ खोलते थे। तो ये आपको याद रखिएगा। और एक जगह और आती है इसमें अपवाद में कि जो लोथल जगह था वहाँ पे जो दरवाजे खुलते थे घर के, वह आपको सामने यानी सड़क की ओर खुलते थे। तो ये आपको अपवाद में आता है कौन, तो लोथल होता है। उसके बाद हम बात करें मोहनजोदड़ो के बारे में। देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त आपको हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत जो मिला है वह मिला है विशाल अन्नानगर। तो यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हैं, ये आपका विशाल अन्नानगर आपको आगे भी मिलेगा। और यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें आगे तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त धर्म अनुष्ठान हेतु एक विशाल स्नानागार बनाया गया था। तो यहाँ पे ये आपको स्नानागार देख सकते हैं, यहाँ पे धर्म अनुष्ठान होता था और ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो से ही एक विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। आगे हम बात करेंगे अब अगला आपका है लिपि के, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो यहाँ पे भाव चित्रात्मक थी, यानी जिसको पिक्टोग्राफ इसमें बोला जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट इसके बारे में आपके बुक में दिया गया नहीं था। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जो बुक में दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा का ही। हड़प्पा की बात करें, देखिए हड़प्पा जो पड़ता है वह पड़ता है वर्तमान पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का जो है मोंटेगोमरी जो आपको साहिवाल जिला में आता है, तो यहीं पे हड़प्पा पड़ता है और ये पाकिस्तान में पड़ता है। और ये रावी नदी के तट पे है। और इसका उत्खननकर्ता कौन थे, तो राय बहादुर सहनी थे। 1921 में इसकी खोज हुई थी। और यहाँ से कौन कौन सा साक्ष्य मिला है, तो मातृ देवी की प्रतिमा यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसको पृथ्वी देवी की प्रतिमा कहते थे, यानी उर्वरता की देवी कहते थे। और इसी स्त्री के गर्भ से जो है आपको निकला हुआ पौधा दिख रहा होगा। तो ये आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा ताबूत में रखा 100 की हुआ है। उसके बाद सर्वाधिक लेख युक्त मुहर जो है हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। एक अन्नागार मिला है, गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। और R37 कब्रिस्तान जो है ये आपको कहाँ मिला है, तो ये मिला है आपको हड़प्पा से ही। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया जो है आपको हड़प्पा काल में हुई थी, आपके बुक में दिया गया था। और अभी वर्तमान में अगर हम बात करें भारत में, तो लगभग 28% जनसंख्या जो है नगरीकरण हो चुका है। अगर हम बात करें आगे रोपण के बारे में दिया गया था, तो रोपण पड़ता है पंजाब में सतलज नदी के किनारे। और यहाँ से साक्ष्य मिले हैं मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है पहला उत्खनन जो स्थल था वो आपको रोपड़ ही था। यानी भारत आज़ाद होने के बाद सबसे पहला जो खोजा गया स्थल था वह रोपड़ था, जो पंजाब में पड़ता है। और इसका आधुनिक जो नाम है वह रूपनगर है। तो यहाँ से ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार और उद्योग के बारे में। तो यहाँ पे लोग व्यापार उद्योग कैसे करते थे, तो हड़प्पा वासी जो है इनका जो मुख्य व्यवसाय जो है आपको व्यापार था। और हड़प्पा काल में सर्वाधिक जो व्यापार होती थी वह मेसोपोटामिया की सभ्यता से होती थी। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे विकसित जो बंदरगाह था वह
लोथल था जो गुजरात में पड़ता था। और हड़प्पा काल में व्यापार है तो लोग जो है वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम लाते थे, क्योंकि उस समय आपको मुद्रा का जो खोज नहीं हुआ था। लेन देन में मुहर का प्रयोग होता था। जो मुहर जो होता था वह सिलखिड़ी की बनी होती थी। यहाँ पे जो मुहर का कार्य होता था तो आगे हम लोग देखेंगे, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो माप तौल के लिए 16 का जो है गुणज उपयोग करते थे। जैसे 1 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर इसके 16 गुना, ऐसे ऐसे ये लोग जो है यूज़ करते थे, जो आगे चलकर दशमलव प्रणाली का सूचक बना। और लोथल से जो है जब देखिएगा लोथल, तो लोथल से तराजू का पल्ला और मोहनजोदड़ो से जो है बाट होता है, जो जोखने वाला होता है वस्तु, वो चीज़ें मिली है। इसलिए पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है आपको व्यापार भी करते थे। जैसे देखिए आपको फिगर में यहाँ पे मोहनजोदड़ो से प्राप्त आपको पहिए वाली बैलगाड़ी मिली है, पहले वाले खिलौना गाड़ी मिला है। और इस पता चलता है कि मोहनजोदड़ो में जो है लोग व्यापार करते थे और इससे सामान ढोते थे। उसी प्रकार देखिए लोथल का जो बंदरगाह है आपको प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे बंदरगाह के द्वारा ही एक दूसरे जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार हुआ करती थी। और यहाँ पे देखिए मुहर, ये आपको मुहर है। तो मुहर का जो प्रयोग है आपको व्यापारिक लोग करते थे। जैसे मान लीजिए कोई सामान दूसरी जगह भेज रहे हैं तो यहाँ पे एक ठप्पा लगा देते थे मुहर के तौर पे कि हाँ इसमें अगर कोई छेड़छाड़ होता है, सामान निकलता है तो यह पता चलेगा। यह सिलखड़ी की बनी होती थी। अब यहाँ पे देखिए आपके बुक में कुछ दिया गया था कि हाँ कहाँ कहाँ से व्यापार होता था। जैसे तांबा की बात करें तो तांबा जो होता था वह खेतरी पड़ता है बलूचिस्तान में, तो वहाँ से होता था। चांदी की बात करें तो चांदी जो है अफगानिस्तान और ईरान से होता था व्यापार। टीन की बात करें तो टीन जो है अफगानिस्तान से। सोना का देखिए अफगानिस्तान और इराक और कर्नाटक से। और जो शीशा था वो ईरान से होता था। उसी प्रकार एक होता था फिरोजा, फिरोज नहीं यहाँ पे फिरोजा होगा, तो फिरोजा पड़ता है गुजरात में, यहाँ से समुद्री उत्पाद का निर्यात होता था। उसी प्रकार जम्मू की बात करें तो जम्मू में जो है वो लकड़ी होता था। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। और हड़प्पा वासी जो है वो लोहा से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहा का जो है वो आपको खोज हुआ था 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था। कहाँ पे? तो आपको वैदिक काल में हुआ था। लोहा का पहला शख्स जो यहाँ पे मिलता है कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के अंजीखेड़ा से मिलता है। यहीं आपको 1000 ईस्वी के आसपास जो हुआ था उसकी बात हो रही थी। उसके बाद आपके बुक में दिया गया था मेलुहा के बारे में। मेलुहा क्या है? तो सिंधु घाटी क्षेत्र का प्राचीन नाम जो है वह मेलुहा हुआ करता था। और इसकी चर्चा कहाँ पे किया गया है मेलुहा नाम से? तो सिंधु घाटी को जो मेलुहा कहा गया है वह मेसोपोटामिया की सभ्यता में बोला गया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखिएगा। अब बात करेंगे लोथल के बारे में। तो लोथल जो पड़ता है कहाँ पे? तो आपको गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी किनारे। और इसके उत्तराखंडकर्ता कौन थे? तो रंगनाथ राव थे। और यहाँ से क्या क्या मिला? तो अभी देखे हैं जो लोथल का बंदरगाह था वह हो गया, हाथीदांत हो गया, और उसके बाद मनके बनाने का कारखाना। जो इंपॉर्टेंट है वहीं याद रखिएगा यहाँ पे। आगे हम बात करेंगे चनहुद्र। चनहुद्र पड़ता है ये पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में, और ये सिंधु नदी के किनारे है। और यहाँ पे किसका खोज किसने किया था? तो यहाँ पे गोपाल मजुमदार के द्वारा इसका यहाँ पे उत्खनन करवाया गया था। और यहाँ से कौन कौन साक्ष्य मिला है? तो चनहुद्रों से देखिए जितना मेकअप का सामान हो गया, जैसे कंघी, शीशा, लिपस्टिक हो गया, मनका हो गया, तो ये सब मिला है चनहुद्रों से। उसके अलावा 4 पहियों वाली गाड़ी हो गई, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का जो फोटो देखते हैं आप लोग कहीं कहीं, ये आपको चनहुद्रों से ही प्राप्त हुआ है। यहाँ पे चनहुद्रों के बारे में अगर हम बात करें तो चनहुद्रो एकमात्र ऐसा नगर था जो आपको दुर्गीकृत नहीं था। यहाँ पे दुर्गीकृत नहीं, दुर्गीकृत होगा। आगे हम बात करेंगे चनहुद्रो था एकमात्र स्थल था जहाँ पे वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुआ है। और ईंटों पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है। कहाँ पे? तो चनहुद्रो से मिला है। आगे हम बात करेंगे अब कालीबंगा के बारे में। काली जो बंगा है वह पड़ता है राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे है। और इसके उत्खननकर्ता थे अमलानंद घोष। और यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली है? तो भूकंप आने का प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलता है वह कालीबंगा से मिलता है। और यहाँ पे एक साथ 2 फसल परमाने का जो बोए जाने का प्रमाण मिला है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मिट्टी और कांच की चूड़ियाँ मिली है, और हल से जुता हुआ खेत जो हम लोग ऊपर देखे हैं कृषि में, तो आपको ये सब चीज़ें मिली है। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा के बारे में आपके बुक में दिया गया था। तो धौलावीरा जो है पड़ता है कच्छ गुजरात में, जो लुनी नदी के किनारे है। और इसकी खोज करता है जगपति जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट। यहाँ पे प्राप्त साक्ष्य की बात करें तो धौलावीरा से ही एक विशाल जलाशय मिला है, उत्तम जल प्रबंधन का प्रमाण मिला है, और एक स्टेडियम का भी प्रमाण मिला है। कहाँ से? तो वो आपको धौलावीरा से बोलता है। देखिएगा स्टेडियम में बहुत धूल उड़ता है, तो आपको धौलावीरा ऐसे याद रखिएगा। अब हम आगे बात करेंगे धौलावीरा के बारे में। आपके बुक में एक और पॉइंट दिया गया था कि धौलावीरा जो है एकमात्र नगर था जो 3 भागों में विभक्त था। जैसे एक दुर्ग, दूसरा हो गया मध्यम नगर, तीसरा हो गया आपको निचला नगर। तो ये आपको याद रखिएगा, क्योंकि बाकी ऊपर हम देख रहे थे जैसे जो था आपको दुर्ग और निचला नगर था, लेकिन आपको एकमात्र नगर जो था धौलावीरा यह 3 भागों में विभक्त था, और तीसरा आपको इसमें मध्यम नगर आ गया था। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में दिया गया था। अब हम बात करेंगे
मुहर के बारे में। जो मुहर जो था आपको मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं होता था, आपको वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, लेकिन जो मुहर था यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मुहर था अभी बताएं कि व्यापारिक लोग यहाँ पे अपने सामानों पे इसको ठप्पा के रूप में लगाते थे और ये सेलखड़ी की बनी होती थी और इस पे बहुत सारे जानवरों का जो है फिगर बना दिया जाता था। जैसे यहाँ पे देखिए एक श्रृंगी पशु, बैल हो गया, बाघ हो गया, बकरी हो गया, हाथी की आकृति ये लोग बना देते थे और यहाँ पे इसका कोई आकृति फिक्स नहीं था। यहाँ पे गोलाकार भी हो जाता था, वर्गाकार भी, आयताकार भी, ये सब यहाँ पे चलते रहता था। तो यहाँ पे ये सब जो है आप देख सकते हैं। अब हड़प्पा कालीन आपके स्थल दिए गए थे आपके बुक में और वहाँ पे इसका कौन कौन से खोजकर्ता थे और ये कहाँ पे है, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में दिया गया था तो समझ लीजिए आने का चांस है। अगर हम बात करेंगे हड़प्पा का, तो हड़प्पा की खोज 1921 में रावी नदी के तट पे है और ये पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो है 1922 में इसका खोज हुआ था, सिंधु नदी के तट पे है और ये पाकिस्तान में पड़ता है। चनहुद्रो की बात करें तो आपको पूरा डेट याद नहीं रखना है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को याद रखिएगा। तो चनहुद्रो है पड़ता है कहाँ पे, तो सिंधु नदी यानी पाकिस्तान में। उसके बाद देखिए लोथल है पड़ता है गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में, तो आपको ये घग्गर नदी के किनारे है। बनवाली कहाँ पड़ता है, हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे है। रंगपुर कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में मादर नदी के किनारे है। रोपर पड़ता है पंजाब में सतलज नदी के किनारे और इसका वर्तमान जो नाम है वह रूपनगर है, पंजाब में पड़ता है। और यह जो स्थल है वह आपको देश आज़ाद होने के बाद सबसे पहली बार खोजा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोट दीजी जो है पड़ता है पाकिस्तान में, सिंधु नदी के तट पे है। सुतकांगेज डोर है, यही पड़ता है पाकिस्तान में, दास्ता नदी किनारे है। सुतकोटदा जो है सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। मांडा जो है आपको पड़ता है चेनाब नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर में। और राखीगढ़ी पड़ता है हरियाणा में, घग्गर नदी के किनारे। आलमगीर जो पड़ता है यूपी में पड़ता है, मेरठ के पास, और ये हिंडन नदी के किनारे है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए आपके सिंधु घाटी सप्ताह में जो है आपके बुक में ये भी दिया गया था अंतिम संस्कार के बारे में। तो अंतिम संस्कार की जो सिंधु घाटी सप्ताह में 3 भी दिया थी। एक थी आपको पूर्ण समाधिकरण। इसमें क्या होता था, तो इसमें संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था, जैसे आजकल जो है मुस्लिम लोगों को मिलती प्रथा मिलती है। उसके बाद एक होता है आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण क्या होता है, तो जो जितने भी जो लाश होते हैं मर जाने के बाद पशु पक्षियों को देते हैं खाने के लिए, और जो बचे अवशेष होते हैं जो बचते हैं उसको यहाँ पे आपको भूमि के अंदर दफना दिया जाता है। और ये जो प्रथा मिलती है वर्तमान में पारसी विधि के तहत मिलती है। उसके बाद आते हैं दाह संस्कार। दाह संस्कार की बात करें तो इसमें क्या होता है, तो शव को पूर्ण रूप से जला दिया जाता है और उसके जितने भी भस्म अवशेष मिलते हैं उसको मिट्टी के पात्र में रखकर यहाँ पे देखिएगा लोग जाते हैं पिंडदान करने। और ये जो चीज़ है दाह संस्कार आपको वर्तमान में जो है हिंदू विधि है इससे मिलती जुलती पड़ता है। तो यहाँ पे उस समय भी चलती थी कहाँ पे, तो आपको हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा से आपको एक अनोखी कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसको RH 37 नाम दिया जाता है। लोथल मालूम होगा, लोथल जो है लोथल से युग्म सावधान मिले, यानी आपको जोड़ा में जो है वहाँ पे शवों को दफनाया गया था। रोपर से एक कब्र के भीतर मानव शरीर के साथ एक कुत्ता का भी प्रमाण मिला है। और हड़प्पा से ताबूत युक्त मानव समाधिकरण की, यहाँ पर समाधि नहीं समाधिकरण होगा, तो ये सब चीज़ें मिली है। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के पीछे जो है आपको कोई साक्ष्य नहीं है। बहुत सारे इसका जो इतिहासकार है वो अलग अलग मानते हैं, जैसे कोई मानता है भूकंप आ गया होगा, कोई बोलता है बाढ़ आ गया होगा। तो यहाँ पे सब जो ये कहा है आपको जिसका बयान है उसको जानना जरूरी है। जैसे जॉन मार्शल का कहना है कि वहाँ पर भूकंप आ गया होगा और वहाँ पर सभ्यता जो है ख़त्म हो चुकी होगी। मार्टिन मिलर है इनका कहना था कि ये आकस्मिक एक अंत हो गया। जॉन मार्शल फिर कहें कि यह प्रशासनिक स्थिरता है। चाइल्ड और व्हीलर का कहना है कि बाह्य और आर्यों का आक्रमण हो गया और उसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो चुका था। जॉन मार्शल का कहना था कि आपको, जॉन मार्शल ने अर्नेस्ट मैके, ये दोनों मिलकर कहना था कि आपको यहाँ पे बाढ़ आ गई थी। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। अब चलिए आपके बुक में दिया गया था सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मोहनजोदड़ो लोथल है और आपको कालीबंगा भी है। यहाँ पे कौन नहीं है, तो हस्तिनापुर नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 5वां ख नंबर क्वेश्चन कि किस शहर में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। तो आपको मालूम होगा कि लोथल में जो बंदरगाह था उसका अवशेष मिला था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख का 1 हो जाएगा। तो ग नंबर यहाँ पे सवाल है कि निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का विशेषता जो है यहाँ पे नहीं था। तो जैसे बात करें पहला है शहरी जीवन, तो शहरी व्यवस्था वहाँ पे था ही। उसके बाद है विदेशियों के साथ व्यापार, यह बिल्कुल होता था, तो ये भी आपको सही बात है। सुनियोजित नगर निर्माण, तो यह भी हुआ था, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद है ग्रामीण जीवन, तो ग्रामीण जीवन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं था। जब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल, तो वैदिक काल जो था वह ग्रामीण जीवन वाला था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रामीण जीवन की व्यवस्था नहीं थी। घ नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो वह 1921 में हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे महास्नानगर किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो बताया है यहाँ जो स्नानगर प्राप्त हुआ है वह हुआ है मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ पे अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
अब हम बात करेंगे इसके मिलान करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मिलान करना है। सबसे पहला है सोना। तो मालूम होगा सोना जो है कोलार गोल्ड माइन, सुने होंगे KGF यानी कर्नाटक में, तो ये कर्नाटक मिला दीजिए। अभी हम पढ़े हैं फिरोजा। फिरोजा कहाँ? तो गुजरात में पड़ता है, जहाँ से समुद्री उत्पाद का यहाँ पे व्यापार होता था। तो यहाँ फिरोजा मार दीजिए, गुजरात चल जाएगा। चांदी की बात करें तो चांदी कहाँ से मंगाते थे? तो चांदी जो है आपको ईरान से, तो यहाँ पे ईरान हो गया। और सीपिया का व्यापार गुजरात, तो यहाँ पे सीपिया मध्य एशिया, तो यहाँ पे सीपिया का मिला दीजिए मध्य एशिया से, तो याद रहेगा। सोना गुजरात, सोना कर्नाटक हो गया, फिरोजा गुजरात, चांदी ईरान और सीपिया जो है मध्य एशिया, तो यहाँ से ये हो गया। अब हम बात करेंगे अध्याय 6। अध्याय 6 में था जीवन के विभिन्न आयाम, और इसमें समझ लीजिए कि पूरा आपका वैदिक सभ्यता को पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वैदिक सभ्यता को कवर करते हैं। वैदिक सभ्यता जो आई थी वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होने पे आई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब हम लोग पढ़ रहे थे तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल देखे हैं 2500 से लेकर 1750 BC था। और इसी के समाप्ति के पास भारत में जो जिस सभ्यता का विकास हुआ उसको बोला जाता है वैदिक सभ्यता। तो यहाँ पे चलिए वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग जानते हैं। वैदिक सभ्यता की बात करें तो यहाँ पे आर्यों के द्वारा यह विकसित सभ्यता थी। और भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो संस्थापक माने जाते हैं भारत में, तो वह आपको माने जाते हैं आर्यों के द्वारा ही, क्योंकि आर्यों के द्वारा ही आपको भारत में सब जो भारतीय सभ्यता थी इसकी स्थापना की गई थी। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन यानी उत्तम। इसका जो निवास था, जो आर्य लोग रहते थे, आपको मध्य एशिया में आया था। मध्य एशिया जानते होंगे, ये आपका मध्य एशिया वाला है, ये वाला एरिया। और मध्य एशिया में जो है टोटल 5 कंट्री आते हैं। आपको कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये सब चीज़ें जो 5 कंट्री है वो आपको आते हैं कहाँ पे? तो ये मध्य एशिया में। और आर्य जो लोग थे यहीं पे रहते थे। इनका जो मूल निवास को लेकर बहुत सारे इतिहासकार जो है अलग अलग जगहों को मानते हैं। जैसे अगर हम बात करें संपूर्णानंद की, तो संपूर्णानंद का कहना है कि जो आर्य जो लोग थे वह आल्प्स पर्वत के पूर्व हिस्सा यानी जो यूरेशिया के निकट है वहाँ पे रहते थे। मैक्स मिलर का कहना था कि जो आर्य लोग थे वह आपको मध्य एशिया से आए थे। विलियम जोन्स का कहना था कि ये लोग यूरोप में रहने वाले थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था कि जो आर्य लोग थे वह तिब्बत के रहने वाले थे। बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि यहाँ पे जो आर्य लोग हैं वह उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक प्रदेश के रहने वाले थे। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखिएगा। अब आर्य की बात करें तो आर्य ने भारत में जब आया, ये लोग आपको जहाँ पे इनका निवास था, यहाँ से जो लोग भारत आए तो आपको वैदिक सभ्यता का विकास किए और वेदों की रचना की, जिसकी जानकारी जो हमें साहित्यिक स्रोत से मिलता है। भारत में आर्यों की जानकारी जो प्राप्त होती है वह ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो आर्य वर्ड जो लिखा गया वह 36 बार इसका चर्चा किया गया है ऋग्वेद में। और आर्य सर्वप्रथम जब भारत आए तो इन्होंने पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान, अफगानिस्तान क्षेत्र में ये लोग बस गए थे। तो ये आपको आर्य हो गए। और आर्य लोग की जो लिपि थी वो जो आर्य जो लोग थे वह लिपि से परिचित थे, यानी आपको लिपि से परिचित नहीं थे, यानी ये जो आर्य लोग थे वह लिपि से अपरिचित थे, यानी ये लोग लिखना पढ़ना लिखना इन लोगों को मालूम नहीं था। यहाँ पे जो भी ये लोग बात एक दूसरे को बोलते थे ये आपको एक दूसरे से सुनते थे, सुनाते थे। और ये सुनने के बाद ही, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे अपरिचित थे लिपि से, इसलिए ये लोग अपने जो ज्ञान होते थे दूसरे को सुनाते थे। इसलिए यहाँ पे ये जो वैदिक काल में जो साहित्य बना उसको श्रुति साहित्य बोला जाता है, क्योंकि यहाँ का जो साहित्य का जो बाद में निर्माण हुआ था आगे चलकर, वह एक दूसरे की बातों को सुनकर हुआ था। यहाँ पे क्योंकि ये जब देखिएगा आर्य जो लोग थे वो आपको पढ़े लिखे नहीं थे, यानी आपको ये लिपि इनको मालूम नहीं था, तो ये लोग अपने ज्ञान को दूसरे को बताते थे और यही बोल कर जो है दूसरे को बताते रहे, इसलिए इसको श्रुति साहित्य कहा जाता है। और ये चीज़ आपके बुक में भी दिया गया है। तो वैदिक साहित्य के बारे में देख लिए। और वैदिक सभ्यता जो थी आर्यों के द्वारा विकसित किया गया था। और वैदिक जो शब्द बना है आपको वेद से बना है, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और जो वैदिक सभ्यता थी वो आपको ग्रामीण सभ्यता थी। और यहाँ पर समाज कैसा था? तो पितृ सत्तात्मक था, यानी पितृ प्रधान था, यानी पुरुषों की यहाँ पर प्रधानता ज़्यादा थी। और यहाँ पे इसका व्यवसाय क्या था वैदिक काल में? तो पशुपालन और कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। अब हम बात करेंगे आगे वैदिक काल। तो देखिएगा वैदिक काल को 2 भागों में बांट के पढ़ना है, आपके बुक में भी सेम टू सेम ऐसे ही दिया गया है। वैदिक काल की बात करें तो 2 आपको, एक है ऋग्वैदिक काल, दूसरा इसमें है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक जो काल है वो आपको 1500 से लेकर 1000 BC के बीच में पढ़ना है। और जो वैदिक काल है उसको 1000 से 600 के बीच में पढ़ना है, यानी आपको वैदिक काल पूरा 1500 से लेकर 600 BC के बीच में पढ़ना है। और ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होता है वह ऋग्वेद से मिलता है। और उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होता है आपको अन्य 3 वेद यानी ऋग्वेद को छोड़कर, जैसे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से। और उसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद जो है आपको प्राप्त होता है उत्तर वैदिक काल के बारे में।
तो ये तो आपका हो गया। अब लेकिन यहाँ पे वैदिक कुछ साहित्य है जिसके बारे में देखना है, और वैदिक साहित्य के माध्यम से ही वैदिक युग के बारे में आपको अच्छे से पता चलेगा। जैसे साहित्यिक साक्ष्य की बात करें तो आपको वेद हो जाएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक जो हो जाएंगे, और इसी के माध्यम से जो है हम लोग वैदिक काल के बारे में जानेंगे। जबकि पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 अभिलेख मिले हैं। एक आपका है बोगाजकोई अभिलेख, और इसमें क्या कहा गया है, तो वैदिक जो देवता थे भगवान इंद्र और वरुण और मित्र और नासत्य का जो वर्णन किया गया है आपको बोगाजकोई से मिला है। और ऐसे पता चलता है कि आपको बोगाजकोई जो अभिलेख थे आपको वैदिक साहित्य के समय के थे। कासाइट अभिलेख मिला है, और यहाँ पे इसमें लिखा गया है कि आर्यों की एक शाखा जो थी ईरान से चलकर भारत आई थी। यानी कासाइट अभिलेख के अनुसार मानना है कि जो आर्य लोग भारत में आए थे वह ईरान से आए थे। तो ये सब आपको साक्ष्य मिल गए। अब हम बात करेंगे वेद के बारे में। वेद की बात करें तो यहाँ पे वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और इसकी जो रचना हुई थी वह रचना आपको ऐसा माना जाता है कि ईश्वर के द्वारा जो है आत्मज्ञान जिन ऋषि को मिला वहीं ऋषियों के द्वारा वेदों की रचना की गई थी, और इसका बाद में संकलन किया गया था महर्षि वेदव्यास के द्वारा। कब, तो गुप्त काल में। याद रखिएगा संकलन इसका गुप्त काल में हुआ था। और वेद कितने हैं, तो वेद जो है 4 वेद है। कौन, तो ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पे 4 वेद हो गए। और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि इसमें जो 3 वेद आपको वेद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यानी आपको शुरू के जो 3 वेद है इसको बोला जाता है वेदत्रयी, और चारों जब वेद मिलते हैं तो उसको बोला जाता है संहिता। तो ये आपको कुछ पॉइंट है जो याद रखना है। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है, और इसके संकलनकर्ता कौन थे, तो महर्षि वेदव्यास थे। ऋग्वेद का वर्णन जो है अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में किसका वर्णन है, तो आपको वैदिक देवताओं की स्तुति और मंत्रों का संग्रह इसमें मिलेगा। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं, तो 1028 है। मंत्र कितने हैं, तो 10,462 है। और ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। अब यहाँ पे देखिए 10 मंडल से जो है बहुत सारा सवाल पूछता है। 10 मंडल की अगर हम बात करें तो सबसे पुराना मंडल इसमें कौन है, तो सबसे पुराना मंडल 2 से लेकर 7 तक जो है वो आपको सबसे पुराना मंडल है, और इसको गोत्र मंडल के भी कहा जाता है। सबसे नया मंडल कौन है, तो 1 और 10वां जो है, यानी पहला और 10वां जो मंडल है वो आपको इसमें नया जोड़ा गया था। और इसके 7वें जो मंडल है उसमें भगवान विष्णु और दशहरा जो युद्ध हुआ था दशरथ का, इसकी चर्चा है। 9वें मंडल में भगवान सोम की चर्चा है, और 10वें मंडल में ब्रह्मा और चतुष्वर्ण जो समाज है उसकी चर्चा है। ये आपको मंडल से क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद में पूछा जाता है कि सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो वह माना गया है सरस्वती नदी को। और ऋग्वेद में सरस्वती जो शब्द मिला है वह 250 बार उसमें उल्लेखित मिला है। और चर्चित देवता कौन थे, तो चर्चित देवता आपके इंद्र थे, जिसको पुरंदर भी कहा गया है। और नदी की बात करें तो नदियों तो सरस्वती देख लिए 250 बार, और यमुना का 3 बार उल्लेख है, और गंगा का मात्र 1 बार उल्लेख है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ चुने, आपका एक वाक्य सुने होंगे हमेशा, अस्तो मा सद्गमय। तो अस्तो मा सद्गमय जो वाक्य लिया जाता है वह ऋग्वेद से ही लिया गया है। उसके बाद हम बात करें ऋग्वेद में मंत्र का जो उच्चारण करते हैं जो ऋषि, उसको होत्री बोला जाता है। तो ये चीज़ें आपको ऋग्वेद से याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर का मतलब होता है यज्ञ, और इसमें यज्ञ और नियमों का विधान का संकलन किया गया है। और एकमात्र वेद जो आपको गद और पद दोनों में लिखा गया है, तो याद रखिएगा। और सबसे पहले राजसूय युग और जो वाजपेयी युग है, यहाँ पे यजुर्वेद में इसकी चर्चा मिलती है। राजसूय युग जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो राजसूय का अर्थ होता है सिंहासरोहण संबंधित है, यानी जब राजा का सिंहासरोहण होता था तो राजसूय युग होता था। और वाजपेयी युग की बात करें तो यहाँ पर जितने भी जो राजा थे वह सर्व अपने शक्तियों को प्रदर्शन हेतु वाजपेयी युग करते थे। अब हम बात करेंगे सामवेद। सामवेद के बारे में बात करें तो सामवेद में आपको संगीत की चर्चा है। सबसे पहले यहाँ पे जो 7 स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी, तो ये आपको 7 स्वर की चर्चा होती है, सामवेद में मिलती है। और इसलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है। और एक इसमें 3 शाखा है, यानी सामवेद को 3 शाखा में बांटा गया है। एक आपका है कौमुद, दूसरा है रामायणीय, तीसरा है जैमिनीय, और इसमें सबसे अधिक प्रचलित और प्रमाणिक कौन है, तो आपके कौमुद है। आगे हम बात करेंगे अब अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद के बारे में देखिए, जो अथर्वा ऋषि थे इसी के नाम पे इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है। और इसका संबंध किससे है, तो जादू टोना भूत प्रेत और से संबंधित है। और अथर्ववेद में मगध और अंग क्षेत्र में एक रोग फैल गई थी जिसकी कामना की गई है, इसमें किया गया है। काशी के प्राचीनतम उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति की जो प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अब बाकी आपको देखिए, जब डिटेल में अगर हम कवर करें अगर ब्राह्मण, आरण्यक, उपवेद, तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए इसको हम
थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें वेद के बारे में, तो वेद देखें अभी 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और इन सभी जो वेद होते हैं, वेद के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, सभी वेदों के अरण्यक होते हैं, उपवेद और अध्येता होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग एक ही चार्ट में कवर कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऋग्वेद का, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन होते हैं, तो ऐत्रेय और कौशिकी होती है। इसके अरण्य कौन होते हैं, तो ऐत्रेय और कौशिकी होती है। और इसके ऋग्वेद के उपवेद कौन है, तो ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद बोला जाता है, और ऋग्वेद के जो मंत्र के उच्चारण करते हैं उसको बोला जाता है होत्री। तो ये चीज़ याद रखिएगा ऋग्वेद से। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में जो है, यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको तैत्तिरीय और शतपथ बोलते हैं। इसके जो आरण्यक है तैत्तिरीय और बृहद्नारायक है। ऋग्वेद के उपवेद कौन है, तो ऋग्वेद के जो यजुर्वेद के उपवेद है इसको धनुर्वेद बोलते हैं, और इसके अध्येता है, इसके जो मंत्र को उच्चारण करते हैं उसको अधर्यु बोला जाता है। उसी प्रकार सामवेद की बात करें तो सामवेद में देखिए इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीस और जैमिनी हो जाएंगे, अरण्यक, जैमिनी और छंदोग्य हो जाएंगे। और सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद बोला जाता है, और इसके जो उद्वेता है यानी इसके जो मंत्र के उच्चारण करते हैं उसको उद्गाता बोला जाता है। यहाँ पे आपको अथर्ववेद में इसकी एक बात याद रखिएगा कि अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ तो गोपथ है ही, इसमें जो है अरण्यक यानी अथर्ववेद के अरण्यक नहीं है। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा कि एकमात्र वेद जिसका अरण्यक नहीं है तो वह कौन है, तो अथर्ववेद है, और इसके उपवेद है शिल्पवेद, और इसके जो मंत्र उच्चारण करते हैं उसको ब्रह्मा कहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। और आगे इसके बारे में अगर हम और चीज़ देखें तो ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बात करें तो प्रत्येक वेद का गद्य रचना को ही ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे इसे याद रखिएगा। और सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे विशाल जो है शतपथ ब्राह्मण माना जाता है, तो शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे विशाल ब्राह्मण ग्रंथ है। अरण्यक की बात करें तो अरण्यक जो शब्द है वो आपको अरण्य से निकला है। अरण्य का मतलब होता है जंगल, और इसका अर्थ होता है यही कि आपको यह ग्रंथ जो है जंगल में एकांत में यानी आपको शांत वातावरण में लिखा गया है, इसको अध्ययन करने के लिए। और अथर्ववेद को छोड़कर बाकी सभी वेदों का जो है आरण्यक जो है आपको उपस्थित है, लेकिन अथर्ववेद का आरण्यक जो है यहाँ पर रचना नहीं की गई है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे अब उपनिषद की। तो उपनिषद की बात करें तो भारतीय दर्शन का स्रोत माना जाता है उपनिषद को, और भारतीय दर्शन का पिता भी बोला जाता है उपनिषद को। और ऐसा माना जाता है कि उपनिषद जो है कर लेने से जो है मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा इसमें दिया गया है, यानी आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा। वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग जो है उपनिषद है, इसलिए इसको वेदांत दर्शन भी कहते हैं, यानी उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं क्योंकि यह आपको सबसे अंतिम में आता है। इसका अर्थ क्या होता है, तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। और उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108 है। अब यहाँ पे कुछ जो उपनिषद है चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहला है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में बात करें तो सत्यमेव जयते जो है आपको जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है यह आपको मुंडक उपनिषद से लिया गया है। एक इसमें है श्वेताश्वर। श्वेताश्वर क्या है, तो आपको उपनिषद है, और यहाँ पे मोक्ष का पहला उल्लेख इसी में दिया गया है। उसके बाद है बृहद्नारायक, इसमें क्या है, तो अश्वमेघ की चर्चा की गई है। छंदोग्य उपनिषद जो है आपको तत्त्वमसि यानी तत्त्वम असि यानी तुम ही ब्रह्म हो, ये आपको वाक्य जो है उसमें लिखा गया है। और यहाँ पे सबसे प्राचीन की बात करें तो यह आपको यही छांदोग्य उपनिषद है। और जबालोपनिषद की बात करें तो इसमें सर्वप्रथम 4 जो आश्रम होते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास की चर्चा की गई है। और कठोपनिषद की बात करें तो यहाँ पे यम और नचिकेता का जो प्रसंग है इसमें कहा गया है। अब हम बात करेंगे वैदिक काल में। देखिए कुछ प्रयुक्त होने वाले वर्ड है जो वहाँ उस समय दूसरा कुछ यूज होता था। जैसे अगर हम बात करें अभी हम बोलते हैं राजा, तो राजा को उस समय गोप्ता बोलते थे। धनी व्यक्ति को गोमत, दूरी को बोलते हैं गयुति बोलते थे, समय को गोधली, अतिथि को गोहन, युद्ध को गविष्टि, पुत्री को उस समय दुहिता के नाम से जाना जाता था, गाय को अधन्या, बढ़ई की और तक्षण। तो ये सब चीज़ें जो है आपको जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे सीता को हल से बनी नालियाँ बोलती थी, खिल्ली जो है चरागाह होता था, अनाज की बात करें तो धन्य होता था। तो ये सब चीज़ें जो है आपको उस समय यूज होती थी। अगर हम बात करेंगे अब ऋग्वैदिक काल में, तो अभी ऊपर हम देखे हैं कि वैदिक काल को 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, और इसमें आपका पहला है ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल को जो समय काल है 1500 से लेकर 1000 BC के माना जाता है। और ऋग्वैदिक काल में जो भौगोलिक स्थिति है, आपको जो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य रहते थे वह कहाँ रहते थे, चलिए इसको देखते हैं। तो आर्य लोग जो भारत में आए थे, तो अभी हम देखे हैं ऊपर आपको बताए हैं कि आपको पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान वाला क्षेत्र में ये लोग बस गए थे। और उसको बोलता जाता है सप्त सिंधु प्रदेश। तो सप्त सिंधु प्रदेश यहाँ पे देखिए उसमें 7 नदियाँ थी, और इसी के क्षेत्र आसपास के जो क्षेत्र थे वहीं कहलाते हैं सप्त सिंधु प्रदेश। जैसे सिंधु हो गया, उसके बाद बितिस्ता हो गया जो वर्तमान में झेलम नाम सुने होंगे, उसके बाद अस्कनी हो गया जो चिनाब अभी वर्तमान में है, पुरुषनी हो गए जो रावी उस समय अभी वर्तमान में रावी है, बिपाशा जो है आपको ब्यास, और शतुद्री जो था आपको उस समय वर्तमान में सतलज नदी है, और सरस्वती जो आपको
घग्गर नदी है। तो ये आपको 7 जो नदी है इसी एरिया में जो है आपको प्रारंभिक में जब आए थे आर्य लोग तो यहीं बस गए थे, यानी ऋग्वैदिक काल में। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जैसे ये वाला आपको थोड़ा डार्क वाला दिख रहा होगा, ये आपको पड़ता है सप्त सिंधु प्रदेश, और सबसे पहले यहीं आके आपको जो आर्य बस गए थे। और जब यहीं पढ़िएगा उत्तर वैदिक काल तो धीरे धीरे आपको ये ऐसे ऐसे आकर ये बिहार में गंडक नदी तक ये आकर अब ये फैल गए थे। तो गंगा यमुना दोआब के साथ ये लोग गंडक नदी तक आ चुके थे। तो ये आपको उत्तर वैदिक काल में पढ़ना है, इसी वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। आर्यों की बात करें तो आर्य जो थे आपको इनका 5 कबीला रहते थे, और 5 कबीला इनका जो है टोटल मिलकर पंचजन क्षेत्र कहलाता था, जो आपको आर्यों का 5 किलो का समूह था। तो यहाँ पे 5 कबीला कौन था, तो यहाँ पे देख सकते हैं ध्रुव था, अनु था, पुरु था, तुअर्सु था और यदु था, और इसमें सबसे जो महान जन था वो आपको था पुरु। तो ये आपको पुरु हो गए। और ये जो आपको आर्य के 5 कबीले रहते थे साथ में, तो यहाँ पे इनमें हमेशा लड़ाइयाँ हुआ करती थी, और इसमें अनार्य भी यहाँ पे सहारा लेते थे। जैसे मान लीजिए ये लोग पंजाब में जैसे आए आपको आर्य लोग, तो ऐसा नहीं है कि इसमें पहले से यहाँ पे लोग नहीं रहते थे। यहाँ पे जो भी लोग पहले से रह रहे थे, आपके जो विद्वान ये लोग नहीं मानते थे, इनका कहना था कि जो आर्य लोग थे बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन जो यहाँ पे पहले जो लोग यहाँ से रह रहे थे वो अनार्य थे इनके अनुसार। तो यहाँ पे जो अनार्य लोग पहले यहाँ से रह रहे थे, इन्होंने भी इन दो यानी आपको जब पंचजन क्षेत्र यानी जितने भी आपको आर्य लोग थे, ये आपको 5 कबीला जब आपस में लड़ते रहते थे, तो यहाँ पे जो लोग अनार्य थे यानी जो पहले से लोग रह रहे थे, इन्होंने भी इस युद्ध में शामिल होते थे। और आर्यों का जो शासक वंश था, इसमें अगर हम बात करें तो भरत और त्रिशु, ये दो अगर हम बात करें तो इस दोनों कुल के आधार पे जो है आपको देश का नाम जो है भरतवर्ष पड़ा था, इसी आपका जो भरत है। और आर्यों का जो शासक वंश था, ये दो ही आपको जो त्रिशु आपको भरत और त्रिशु था, ये आपको शासक वंश था जो आपको ऋग्वेद में उल्लेखित है, और भरत के नाम पे ही भरत नाम पड़ा था, जैसे हम लोग पीछे ही शुरू में ही पढ़े हैं। और यही भरत वंश का जो एक राजा था दशरथ, आपको इसी ने जो भरत है यही आपको भरत लड़ा था दशरथ युद्ध को, तो आगे हम देखेंगे। और ये जो दशरथ युद्ध हुआ था तो भरत वंश के राजा तो सुदास थे, और उधर से एक तरफ 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था, तो यह हो गए। और भरत वंश के राजा एक तरफ अकेले थे सुदास, और यहाँ पे सुदास यहाँ पे जीत गए थे 10 राजाओं के बीच में हराकर। और ये जो आपको 10 राजाओं के बीच में जो शामिल सेना थी, आपको एक आपका पंचजन था, यानी आपको जो पंचजन जो आर्य थे वह थे, उसके बाद अन्य कबीला भी था, और यहाँ पे जो लोग अनार्य थे वह भी थे। लेकिन अकेले जो है भरत वंश के जो राजा थे सुदास, यहाँ पे इन लोगों को हरा दिया गया था। और ये जो दशरथ युद्ध है इसकी जो चर्चा मिलती है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलती है, तो इसको याद रखिएगा। और जब पराजित जो जन यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जितने भी जो पंचजन थे यानी जो आर्य लोग रहते थे, यहाँ पे जो सबसे महान इसमें जन था वह था इसमें पुरु। तो पुरु के बारे में हम आगे देखेंगे। जैसे यही जब का पुरु था, जब उत्तर वैदिक काल में पढ़िएगा तो उत्तर वैदिक काल में ये जो पुरु था भरत के साथ मिलकर कुरु बन गया था, और कुरु जो था आपके आगे जनपद हो गया। और फिर यह कालांतर में यानी उत्तर वैदिक काल में भरत और पुरु मिलकर यहीं आपको कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में कुरु पंचाल से मिलता है, और फिर यह गंगा यमुना द्वाब तक क्षेत्र में जाकर अपना एक संयुक्त राज्य बनाता है। और ये जो आपका आर्य था ये आपको मिलेगा उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल के भौगोलिक स्थिति का हम लोग यहीं पे देख लिए हैं। और ये जो आपके आर्य लोग आपके उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे बसते बसते आपको गंगा यमुना द्वाब के क्षेत्र में आते आते उत्तर बिहार के गंडक नदी तक आ गया था। तो यहाँ पे गंडक नदी याद रखिएगा, जब आप इस चीज़ को एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो आपको गंगा यमुना द्वाब ही मिलेगा, लेकिन जब बिहार एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको गंडक नदी। यहाँ पे ये फ़ायदा यही है आपको एनसीईआरटी पढ़ने में, क्योंकि यहाँ पे बिहार की चीज़ों को ज़्यादा दिया गया है। और बीपीएससी आयोग एग्जाम ले रहा है तो बिहार से जो क्वेश्चन है आपको डीपी में अगर पूछेगा तो ये आपको उसमें मदद करेगा एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाइएगा। कुरु जो था आपको पढ़े हैं आपको कुरु जनपद, तो कुरु जो है आपको दिल्ली पर अधिकार करके कुरुक्षेत्र नाम से आपको प्रसिद्ध हुआ, और इसका जो राजधानी हुआ करता था वह हस्तिनापुर हुआ। वर्तमान में जो मेरठ देख रहे हैं आपको यूपी में, यही आपको हस्तिनापुर उस समय था जहाँ पे कुरु ने दिल्ली पर आक्रमण करके कुरुक्षेत्र नाम बसा लिया था, और यह आपको हस्तिनापुर को इसने राजधानी बना लिया था। और कुरुकुल का जो इतिहास है वो आपको भारत युद्ध से प्रसिद्ध हुआ था, जो आपको ऊपर देखें हम लोग। और इसी महाभारत में अगर हम बात करें तो इसी पर महाभारत महाकाव्य भी लिखा गया था, जो आपको पढ़ जाएंगे कुरु और पांचाल के बारे में। तो इसी पे आपको महाकाव्य आधारित है, और 950 बीसी के आसपास में आपको यह महाभारत महाकाव्य लिखा गया था, और यह कौरव और पांडव के बीच में था। और ये दोनों जो है आपको जो ऊपर हम पढ़े हैं कुल के बारे में, तो इसी कुल के ही आपको ये यहाँ पे सदस्य मैंने मतलब ये पंचजन क्षेत्र थे। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि युद्ध के बाद सभी कुरुवंशियों का नाश हो गया था, और जो जीवित बचा वह इलाहाबाद में जाकर कौशाम्बी और बिहार तक ये फैल गए थे। और वैदिक सभ्यता में राम कथा का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन यहाँ पे महाभारत का है।
तो ये चीज़ याद रखिएगा। दशहरा युद्ध तो अभी हम ऊपर देखे हैं कि 10 राजाओं के बीच में हुआ था, 7वें मंडल में इसका चर्चा है, और यह रावी नदी के तट पे हुआ था, और यह भरत वंश के जो राजा थे सुदास, और उधर से 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था। और इस 10 राजाओं में जो थे पंचजन क्षेत्र भी थे, अनार्य भी थे, और अन्य कबीला भी थे। और इसके पीछे कारण क्या था दशहरा युद्ध के पीछे? तो कारण यही था कि आपको भरत वंश के जो राजा थे सुदास, इनके द्वारा जो है इनका जो पुरोहित था विश्वामित्र, तो विश्वामित्र को हटाकर यह गुरु वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाना चाहते थे, इसलिए यह युद्ध लड़ा गया था। और ऋग्वैदिक काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र जो थे आपके 2 पुरोहित थे, और वरिष्ठ रूढ़िवादी थे, और आपके वशिष्ठ जो आपके थे वह रूढ़िवादी थे, और विश्वामित्र जो थे आपके उदारवादी प्रवृत्ति के थे। और यहाँ पे इस युद्ध के बाद परिणाम यही निकला कि राजा सुदास जो थे यहाँ पे इस युद्ध में विजय हुए थे, और पुरोहित वशिष्ठ को यहाँ पे अपना इनका जो बोले थे कि हाँ इनको अपना पुरोहित बनाएंगे, तो यहाँ पे इन्होंने बना लिया था वशिष्ठ को। तो ये सब चीज़ें यहाँ से याद रखिएगा। और जब आर्य यानी जब कोई उत्तरवैदिक काल में जब आर्य जो लोग थे वो आपको इनका समाज जो था 3 वर्गों में बटा था, एक आपको योद्धा, दूसरा पुरोहित, और तीसरा समान जन। लेकिन अब जब आप पढ़िएगा आपको आगे उत्तरवैदिक काल, तो उत्तरवैदिक काल में जब पुरुष सूक्त पढ़ना है तो पुरुष सूक्त में जो है इनको समाज को जो है जाति, उस समाज को बदल दिया गया था आपको वर्ण के आधार पर, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। वर्ण व्यवस्था चलिए यहाँ पे हम यहीं पे देख लेते हैं। जैसे वर्ण व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ पे ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में दिया गया है, और इसके अनुसार 4 वर्णों का विभक्त किया है। जैसे आपको ऐसा माना जाता है कि 4 वर्ण कौन थे, तो आपको ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। तो ये आपको कहाँ से लिया गया है, तो पुरुष सूक्त से लिया गया है 10वें मंडल से। और ऐसा माना जाता है कि आपको मुख्य से जो उत्पत्ति हुआ था ब्राह्मण का हुआ था, और इसका कार्य है धार्मिक अनुष्ठान कराना। उसी प्रकार भुजा से जन्म लिए हैं क्षत्रिय, और इनका काम है शासक वर्ग का। उसके बाद जंघा से उत्पन्न हुए हैं वैश्य, और यहाँ पर इनका कार्य है कृषि कार्य करना। पैर से जो उत्पन्न हुए वो होता है शूद्र, और इनका कार्य है सेवा कार्य करना। तो ये वर्ण व्यवस्था जो तो आपको मिला है उत्तरवैदिक काल में। लेकिन जब आर्य लोग पहले आए थे शुरू में आपको, तो ये लोग 3 भाग में ही विभक्त थे, यानी आपको एक योद्धा, पुरोहित और साधारण जन कहलाते थे। तो ये आप चीज़ें देख लिए। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में। तो राजनीतिक जीवन की देखें तो यहाँ पे जो समाज था जो इसका जो आपका ऋग्वैदिक काल में, वो आपको कबीला के आधार पे था, यानी कबीला मतलब उसमें जन होता था, और इसके जो प्रधान होते थे वह राजा यानी गोप होते थे। यहाँ पे इनका कार्य क्या था, तो प्रशासन कार्य करना, कबीला का संरक्षण करना, शत्रुओं की रक्षा करना और पशुधन की रक्षा करना। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में अगर पशुधन की जो है सबसे बड़ा कोई धन था तो पशुधन था, और वह थी गाय, जिसको अधन्या लोग कहते थे। तो यहाँ पे इसी प्रकार से देखिए वहाँ पे जो प्रशासन का बंटवारा बांटा गया था। जैसे कुल, बहुत कुल होते थे सबसे छोटा इकाई, और बहुत सारे कुल मिलकर ग्राम बनते थे, और ग्राम के जो प्रमुख होते थे ग्रामीणी कहते थे। बहुत सारा ग्राम मिलकर 20 बनते थे, और इसके जो प्रधान होते थे 20पति कहते थे, और ये सभी 20 मिलकर जो जन कहलाते थे, और जन के जो प्रधान होते थे यह राजा होते थे। तो सबसे छोटी इकाई कुल, और सबसे बड़ा इकाई यहाँ पे जन होता था। और ऋग्वेद में जो जन शब्द लिखा गया है वह 275 बार लिखा गया है। तो ये भी आपको याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे किसी भी राज्य क्षेत्र में जनपद का उल्लेख जो है आपको ऋग्वैदिक काल में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब आगे जाइएगा तो आपको मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे 2 महान पुरोहित, अभी आपको देख लिए हैं वशिष्ठ और विश्वामित्र, और इसी के कारण जो है आपको दशरथ युद्ध लड़ा गया था, और सुदास के द्वारा जीतकर वशिष्ठ को जो है आपको उसका पुरोहित बनाया गया था। राजा की सहायता के लिए अनेक संगठन भी बनाया गया था, जैसे आप पढ़ेंगे विधत समिति। तो उसके बाद हम आगे हम बात करेंगे इसी वीडियो में। जैसे देखिए यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे देखिए समिति की बात करते हैं। तो समिति की बात करें तो ऋग्वेद में जो है आपको समिति 9 बार उल्लेखित किया गया है। अथर्ववेद में समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। समिति में स्त्रियों का भी प्रवेश इसमें था, और कार्य जो है यहाँ पे इसका कार्य क्या था, तो राजा को सहयोग करना, और साधारण व्यक्तियों का भी इसमें प्रवेश जो है इसमें आना जाना रहता था। सभा की बात करें तो सभा क्या थी उस समय, तो ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों आते थे। अथर्ववेद में सभा को प्रजापति की पुत्री कहा गया है, और इस संस्था में विशिष्ट और समृद्ध लोग की अनुमति थी। तो ये चीज़ देख लीजिए सभा के बारे में। अब हम बात करते हैं विदत के बारे में। विदत की बात करें तो ऋग्वेद में विदत का प्रयोग 122 बार हुआ है। यह विशिष्ट संस्था के रूप में माना जाता था। इसमें स्त्रियां भी शामिल होती थी, वृद्ध और विद्वानों की सहभागिता होती थी। इसमें अधिकांश और आध्यात्मिक जो है विचार विमर्श होता था, और इसे उत्तरवैदिक काल में समाप्त कर दिया गया था। क्योंकि जब उत्तरवैदिक काल पढ़िएगा तो वहाँ पे देखिएगा आपको समिति और विदत और सभा में यहाँ पे स्त्रियों को जाना यहाँ पे मना कर दिया था। तो आगे हम इसमें कवर करेंगे। जैसे ऋग्वैदिक काल में बात करें तो ऋग्वैदिक काल में एक होता था रत्नी। तो रत्नी जो होता था आपको एक अधिकारी था, और इसमें अधिकारी को ही उस समय रत्नी बोलते थे। और उसमें जैसे सेनानी हो गए, ग्रामीणी हो गए, बृहस्पति हो गए, ये सभी रत्नी थे, यानी उस समय अधिकारी थे। न्याय काल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ऋग्वैदिक काल में कोई भी
न्याय का उल्लेख नहीं है, यानी यहाँ पे सब लोग आपको कोई भी अन्याय नहीं करता था। सेना जो है अस्थायी नहीं था, जब कोई मान लीजिए कोई युद्ध का जरूरी पड़ता था तो अपने गांव के लोग जो मिलकर युद्ध में भाग लेते थे। एक था बलि होता था कर। तो यहाँ पे कर की व्यवस्था जो थी आपको ऋग्वैदिक काल में ऐसा था कि राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। मन है तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। अगर आपको इच्छा है तो मतलब काबिल है तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। यह व्यवस्था थी कर के बारे में, और कर को उस समय बलि बोलते थे। सामाजिक जीवन कैसा था पूर्व वैदिक काल में? तो जो सामाजिक जीवन था पितृसत्तात्मक था, और लोग एक जगह यानी संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे। और जो वर्ण व्यवस्था था, यानी जो इनका जो बांटा गया था वर्ण, वह कर्म के आधार पर बांटा गया था। और कर्म के आधार पर यानी जो व्यक्ति मान लीजिए एक ही घर में सब कोई अलग अलग काम करता है, तो यहाँ पे आपको सब ये नहीं कि हाँ मतलब जाति के आधार पर कि हाँ आपको जो मान लीजिए कोई मिस्त्री का बेटा है या आपको कोई एक ही मतलब हजाम है तो उसका बेटा भी हजाम होगा, ये चीज़ें आधारित नहीं थी। लेकिन जब आगे जब पढ़िएगा तो ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा बदलते आएगी। कब? तो आपको उत्तर वैदिक काल में। और ऋग्वेद में पढ़िएगा आगे 10 मंडल है और इसमें पुरुष सूक्त की चर्चा है, और इसी में वर्ण व्यवस्था की वर्णन किया गया है। जैसे हम लोग ऊपर देख लिए हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य के बारे में। आगे हम बात करेंगे अब इनके वस्त्र कैसे थे ऋग्वैदिक काल में। तो इनके वस्त्र थे सूती और ऊनी। भोजन ये लोग क्या करते थे? तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों करते थे। और इनका मुख्य फसल क्या था? तो जौ था, और जौ को उस समय यौ बोलते थे। और अगर हम बात करें तो नमक और मछली का उल्लेख जो है आपको ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता है। समाज की सबसे छोटी का यही पता है कुल, और इसके जो प्रधान थे कुलूप कहलाते थे। और समाज में स्त्रियों की स्थिति जो थी आपको अच्छी थी ऋग्वैदिक काल में, जो बाद में उत्तरवैदिक काल में यह आपको घटती नज़र आती है। जैसे अगर हम बात करें तो ऊपर देखे हैं कि स्त्री सभा और जो समिति और विद्युत आपका जो उसमें सभा था, वहाँ पे जो है स्त्रियां भाग ले सकती थी। इसलिए माना जाता है कि स्त्रियों की स्थिति जो है आपको सम्मानजनक थी। महिलाओं के लिए भी उपनयन संस्कार का जो प्रावधान किया गया था ऋग्वैदिक काल में। महिलाएं जो थी आपको पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी, और स्त्री शिक्षा का जो है महत्व था किसमें? तो ऋग्वैदिक काल में। जैसे आपको बहुत सारे महिलाएं भी मिली है जो विदुषी थी, जैसे लोपामुद्रा, अपोला और घोषा हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल में महिलाओं के बारे में, तो देखिए आपको ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का जो प्रचलन नहीं था। सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। यहाँ पे सती प्रथा के बारे में अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है, और सिंधु घाटी में भी इसका उल्लेख नहीं है। और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है राजा मोहन की सहायता से सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। और दहेज प्रथा भी जो था आपको ऋग्वैदिक काल में नहीं था। पर्दा प्रथा भी, ये सब प्रथाएँ जो है आपको उस समय नहीं थी। अब हम बात करते हैं आगे इसके सामाजिक जीवन के बारे में। तो सामाजिक जीवन के बारे में बात करें तो सीधे जो ऋग्वैदिक काल था यहाँ पे दास प्रथा की देख ले तो दास प्रथा उस समय चलता था। विधवा का जो पुनर्विवाह होता था वो भी चलता था। नियोग प्रथा भी चलता था, पुनर्विवाह चलता था, और बहुपति विवाह था। तो नियोग प्रथा क्या है इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दास प्रथा की बात करें तो दास प्रथा ऋग्वैदिक काल में था। और दास प्रथा की शुरुआत की अगर हम बात करें तो दास प्रथा ऋग्वैदिक काल से ही इसका शुरुआत माना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा यहाँ पे नहीं था, और अकबर जाके 1562 में जो है दास प्रथा का अंत किया था। अब एक यहाँ पे देखिए विधवा विवाह, यानी आपको किसी की पति अगर मर जाता है तो उसका विवाह हो जाता था, तो ये विधवा विवाह हो गया। एक था नियोग प्रथा। नियोग प्रथा क्या था? तो मान लीजिए कोई स्त्री को अगर संतान नहीं हो रहा है, तो यानी आपको निसंतान स्त्री या विधवा है, या आपको अगर उसको संतान की प्राप्ति करनी है, तो संतान प्राप्ति के लिए वह क्या करती थी? तो अपने देवर के साथ या अपने पति के दोस्त के साथ वह आपको जो है आपको इसके तहत संतान उत्पन्न कर सकती थी। तो यही था नियोग प्रथा, जो आपको जो है वैदिक काल में इसका प्रचलन था। तो यहाँ से याद रखिएगा। और अमाजु की बात करें तो अमाजु थी आपको आजीवन अविवाहित जो महिला थी उसको बोला जाता था अमाजु। विवाह की बात करें तो विवाह की 2 विधि थी, एक अनुलोम विवाह, दूसरा प्रतिलोम विवाह। अनुलोम में क्या होता था? तो अनुलोम में वह होता था कि पुरुष मान लीजिए उच्च वर्ग का है और कन्या निम्न का, तो वो आपको हो गया अनुलोम। और प्रतिलोम में क्या हो गया? तो पुरुष निम्न वर्ग का और कन्या उच्च वर्ग का। तो ये दोनों प्रकार की शादियाँ जो है आपको हुआ करती थी ऋग्वैदिक समाज में। और ऋग्वैदिक जाति थी तो आपको एक हो गए क्षत्रिय जिसको योद्धा बोलते थे, और पुरोहित पंडित हो गए, और सामान्य व्यक्ति यानी साधारण जन तो प्रजा। तो ऊपर हम बताए हैं कि आपको जब आर्य लोग आए थे तो ये तीनों जो है इसी रूप में रहते थे। बाद में जाकर ये 4 भागों में बट गए थे और शूद्र वर्ग जैसे थे। तो ऋग्वैदिक काल के अंत में आपको लास्ट में आया था, इसलिए ऐसा माना है कि उत्तर वैदिक काल में ही आपको वर्ण व्यवस्था लागू होता 4 प्रकार से। धार्मिक जीवन की बात करें तो ऋग्वैदिक जो लोग थे आपको प्रकृति पूज्यवादी थे और बहुदेववादी थे, यानी प्रकृति की पूजा करते थे और बहुत सारे देवताओं को भी ये लोग मानते थे। जैसे संपूर्ण वैदिक काल में अगर हम बात करें, आपको चाहे उत्तर वैदिक हो या ऋग्वैदिक हो, तो मंदिर और मूर्ति पूजा का जो प्रमाण आपको नहीं मिला है। और बोगाज कोई अभिलेख जो सुने होंगे, बोगाज कोई अभिलेख और
ऋग्वेद में जो है आपको देवताओं माना गया है ऋग्वैदिक काल में कौन कौन, तो आपको इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य को माना गया है। देवताओं की 3 श्रेणियाँ थी आपको ऋग्वैदिक काल में, कौन कौन थी, तो एक आपको अंतरिक्ष के देवता थे, दूसरे थे पृथ्वी के देवता और तीसरे थे आकाश के देवता। तो जो अंतरिक्ष के देवता थे आपको इंद्र हो गए, मारुत हो गए, रुद्र हो गए, वायु हो गए, ये सभी के सभी आपको जो देवता थे वो अंतरिक्ष के देवता थे। पृथ्वी के देवता आते थे अग्नि, दूसरा पृथ्वी, सोम, बृहस्पति। उसी प्रकार आकाश के देवता थे सूर्य, वरुण, उषा और सविता। तो ये सब आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रमुख देवता के बारे में दिया गया था आपके बुक में कि सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो वह इंद्र थे और इंद्र की चर्चा 250 बार किया गया है। सभी देवताओं का राजा इंद्र को बोला जाता था और इनको पुरंदर की किला तोड़ने वाला इसको बोला जाता था, वर्षा कराने वाला देवता भी इनको बोला जाता था। अग्नि की बात करें तो अग्नि का जो उल्लेख है 212 बार है। पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में इनको माना जाता था और मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक के विभाजक रेखा के रूप में अग्नि को माना जाता था। वरुण की बात करें तो ऋग्वेद में 176 बार उल्लेखित है। जल के देवता और सत्य का प्रतीक जो है वरुण को मानते थे। पूषण आपको एक देवता थे। पूषण के बारे में याद रखिएगा कि ऋग्वेद के काल में पशुओं के देवता थे, जबकि उत्तरवैदिक काल में जाकर ये सूत्रों के देवता बन गए थे। कौन, तो पूषण। आगे हम बात करेंगे आर्थिक जीवन के बारे में। यहाँ पे देखिए ऋग्वैदिक काल में आर्थिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे पशुपालन करते थे और कृषि कार्य यहाँ पे गौण था, यानी मेन रूप से मुख्य रूप से कार्य जो था आपको पशुपालन था। हालांकि कृषि करते थे लेकिन कम करते थे। यहाँ पे जो ऋग्वैदिक काल में पशुपालन के रूप में गाय पालते थे, भैंस, भेड़, बकरी और घोड़ा पालते थे। प्रमुख यहाँ पे इनका पशु क्या था ऋग्वैदिक काल में, तो वह था गाय, जिसको अधन्या बोलते थे। और ऋग्वेद में 176 बार जो है अधन्या का उल्लेख है। और आपको गाय के कारण ऐसा माना जाता है कि जिस राजा के पास ज़्यादा जितना गाय है वह सबसे महान राजा है। और गौ हत्या करने वालों को मृत्यु दिया जाता था और या आपको उसको देश से निकाल दिया जाता था। तो ये आपको गाय इनका बहुत ही महत्वपूर्ण पशु था और गाय के कारण जो है राजा अनेक लड़ाइयाँ भी लड़ती थी। और उपयोगी पशु की बात करें तो आपको ऋग्वैदिक काल में जो उपयोगी पशु था वह घोड़ा था। और व्यवसाय जो इनका चलता था वो आपको कैसे चलता था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर चलता था। और ऋग्वैदिक काल में एक धातु फेमस हुआ जिसको बोलते हैं अयस धातु। तो अयस जो धातु था वह अयस शब्द का प्रयोग तांबा या कांसा के प्रयोग में होता था। तो यह चीज़ें आपको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे ऋग्वैदकालीन जो नदियाँ है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं उस समय था, जैसे उस समय अगर हम बात करें तो कुंभा, जैसे काबुल अभी वर्तमान में है, वितिस्ता झेलम हो गया, असीकनी जिसको चिनाब बोलते हैं, पुरुषनी रावी हो गया, शत्रुघ्न सतलज और विपाशा ब्यास हो गया। सतनीरा जो है आपको गंडक नदी, दृष्टावती जो है घग्गर नदी, गोमती जो है गोमल, सिंधु अभी वर्तमान में सिंधु है, और सरस्वती जो है आपको घग्गर, सुषमा जो है सोहन। तो ये आपको ऋग्वैदिक कालीन कुछ नदियाँ थी, तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं उत्तरवैदिक काल की। उत्तरवैदिक काल की बात करें तो 1000 से लेकर 600 BC तक पढ़ना है। और उत्तरवैदिक काल में देखिए ऋग्वैदिक काल से बहुत सारा चेंज देखने को मिलेगा और वहीं आपके एग्जाम में पूछेगा। तो चलिए हम लोग इसको कवर करते हैं। अगर हम बात करें उत्तरवैदिक काल में तो देखिए उत्तरवैदिक काल में ही पता है कि पंजाब से जो आर्य लोग थे आपको वहाँ से चलकर गंगा यमुना द्वाब में आ गए थे। और गंगा यमुना द्वाब में अगर हम बात करें कहाँ थे, तो आपको उत्तर प्रदेश और बिहार में फैल गए थे। और बिहार के कहाँ तक, तो बिहार के गंडक नदी तक ये आ चुके थे। और ये जो आपको उत्तरवैदिक काल में आपको जो भरत जनपद थे और भरत और पुरु मिलकर कुरु बन गए थे। और कुरु ने है दिल्ली पर आक्रमण करके कुरुक्षेत्र बना लिया था। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो मेरठ आपको हस्तिनापुर थी। और कुरु और पंचाल मिलकर कुरु पंचाल क्षेत्र बन गए थे, जो गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में ये लोग रहते थे। ये सभी के सभी आपको उत्तरवैदिक काल की कहानी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको पूर्ववैदिक काल में, यानी आपको ऋग्वैदिक काल में थे और धीरे धीरे आपको ये बसते बसते ये ऋग्वैदिक काल में आपको यहाँ पे उत्तरवैदिक काल में ये धीरे धीरे यहाँ पे आ गए थे। तो यहाँ से उत्तरवैदिक काल के बारे में हम लोग देख रहे हैं। उत्तरवैदिक काल में देखिए राजनीतिक जीवन यहाँ पे कैसा हो गया था। तो शुरू में हम लोग पढ़े थे कि जो आपका ऋग्वैदिक काल था वहाँ पे जो सबसे छोटा इकाई था जन, लेकिन जन यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ गए थे और वहाँ पे जनपद का रूप जो है यहाँ पे लेना शुरू हो गए थे। जैसे भरत और पुरु मिलकर कुरुक्षेत्र बना लिया था और तुवरसु और कृवि मिलकर पंचाल जनपद बना लिया था। तो ऐसे ऐसे मिलकर जो है जनपद का निर्माण होने लगा था। और वहीं चैप्टर अगर आगे आप देखिएगा जो अगला चैप्टर है 6ठा या 7वां, उसमें आपको महाजनपद के बारे में पढ़ना है। उसके बाद देखिए इसमें दिया गया था कि राष्ट्र प्रदेश क्षेत्र जो आप नाम सुनते हैं सबसे पहली बार आपको जो है उत्तरवैदिक काल में ही देखने को मिलता है। जैसे आपको जनपद का जो रूप लिया बड़ा होकर आपको प्रदेश कहलाता था, क्षेत्र कहलाता था और सबसे बड़ा आपको यहीं प्रचलन में आया था। और इसमें देखिए राजा का महत्व यहाँ पे बढ़ गया था। उत्तरवैदिक काल में राजा की शक्ति में वृद्धि हो गई थी। राजा का पद यहाँ पे वंशानुगत हो गया। बलि कर यहाँ पे देखिए नियमित कर दिया गया था। पहले हम लोग इच्छा से देते थे, अब यहाँ पे नियमित रूप से देना ही है। सेना जो है अस्थायी व्यवस्था आपको उसमें भी नहीं था, यानी ऋग्वैदिक में भी नहीं था और उत्तरवैदिक में भी नहीं था। अगर हम बात करेंगे
आपके बुक में देखिए दिया गया था कुछ यज्ञों के बारे में। जैसे पहला था राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है राजकीय संस्कार, यानी राजकीय संस्कार के लिए राजसूय यज्ञ कराया जाता था। और इसका सबसे पहले बार उल्लेख किया गया ऐत्रेय ब्राह्मण में, और ये आपको 1 साल तक चलता था। और इसमें राजा का राज्याभिषेक जो है आपको राजसूय युग में होता था। एक होता था अश्वमेध यज्ञ। यह जो यज्ञ था आपको इसका अर्थ था शाब्दिक अर्थ घोड़े की बलि, और यहाँ पे इसमें संबंधित राज्य विस्तार हेतु किया जाता था। और इसका जो समय था 1 साल के लिए, यह आपको अश्वमेध यज्ञ जो है होता था। वाजपेय यज्ञ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है शक्ति का पान, और इसका जो संबंधित है वह शौर्य प्रदर्शन के लिए और प्रजा के मनोरंजन के लिए यह वाजपेय यज्ञ होता था, और यह 17 दिनों तक चलता था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में जो है यहाँ पे सामाजिक जीवन कैसा हो गया था। तो यहाँ पे परिवार का जो है आकार यहाँ पे बढ़ गया था, और इसमें अगर हम बात करें तो सामाजिक जो जीवन था यहाँ पे गोत्र शब्द की संकल्पना जो है इसी काल में हो गई थी। यहाँ पे गोत्र शब्द का अर्थ क्या है, तो एक ही वंशावली या आपके गोत्र के लोग। वर्ण व्यवस्था का यहाँ पे जन्म हो गया था, यानी जो वर्ण व्यवस्था था वो जन्म के आधार पे हो गया था। जैसे ब्राह्मण का जो बेटा ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य और शूद्र का शूद्र। यानी कोई ब्राह्मण में जन्म लेता है तो पूजा पाठ ही कराएगा, क्षत्रिय अगर जन्म लेता है तो हमेशा राजकाज देखेगा। ये सब चीज़ें जो है आपको मिलती है किस में, तो आपके उत्तर वैदिक काल में। तो वर्ण व्यवस्था आपको यहीं पे जन्म लिया था, और समाज जो है 4 भागों में यहाँ पे विभक्त हो गया था। जैसे जो ब्राह्मण था वह धार्मिक अनुष्ठान करता था, क्षत्रिय जो था आपको प्रशासन कार्य देखता था, जो वैश्य था वह कृषि कार्य देखता था, और जो शूद्र था वह आपको अन्य वर्णों की सेवा करते थे। यानी जो तीनों अन्य वर्ण हैं ये लोग उसकी सेवा करते थे। तो यही आपको जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है किसमें, तो आपके उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो 4 वर्ण देख रहे हैं आपको, इसमें जो शूद्र वर्ण है, शूद्र वर्ण को जो है इसमें उपनयन संस्कार यानी जो जनेऊ धारण होता है उसके इस अधिकार से वंचित कर दिया गया था। और वह ऐसा कहा जाता था कि जो शूद्र लोग हैं वह गायत्री मंत्र का उच्चारण भी नहीं करेंगे। तो ये आपको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए स्थितियों की जो स्त्री जो थी, स्त्री की स्थिति में यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में गिरावट आ गई। देखिए गिरावट कैसे आ गई, तो यहाँ पे जो बताए हैं ऊपर जो सभा थी जो राजकाज में जो है ये राजाओं के बारे में जो है उस सहयोग करती थी। जैसे सभा समिति था, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सभा और समिति में स्त्रियों का प्रवेश जो है इसमें वर्जित था, यानी नहीं प्रवेश कर सकती थी, और विदत का तो समाप्ति ही कर दिया गया था। स्त्रियों को उपनयन संस्कार से नहीं दिया जाता था, पर्दा प्रथा की शुरुआत हो गई थी। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है, और ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया गया है, और शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। तो ऐसा ये सब चीज़ें कहने से जो है स्त्रियों के जो है स्थिति में गिरावट देखने को मिलता है किसमें, तो आपके उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में देखिए सामाजिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे 4 आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, और इसका जो उल्लेख मिलता है जवालोपनिषद से मिलता है। जैसे ब्रह्मचर्य हो गए, गृहस्थ हो गए, वानप्रस्थ हो गए और संन्यास हो गए। तो यहाँ पे संबंधित भी देख सकते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य जो था वह 0 से 25 वर्ष तक था, जिसमें ज्ञान की प्राप्ति करना है। गृहस्थ जीवन जो है 25 से 50 साल तक चलेगा, और इसमें सांसारिक जीवन जीना है। और इसमें वानप्रस्थ था, और इसमें 50 से 75 साल जीना है, और इसमें आपको ईश्वर ध्यान करना है। और संन्यास तो लास्ट में आपको 75 से 100 वर्ष के बीच में, और ये संन्यास के समय आपको मोक्ष हेतु तपस्या करना है। तो ये आपको उस समय जो है चीज़ें चलती थी, वर्तमान में नहीं चलती है। उसके बाद हम बात करें गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों से श्रेष्ठ माना गया है इसमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सांसारिक जीवन जीते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें गृहस्थ जो है आर्य पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करते थे। जितने भी गृहस्थ के लोग थे आपको जितने भी गृहस्थ आर्य थे वो 5 महायज्ञ करते थे। तो ये भी आपको उसमें होता था। इसमें मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों से मुक्त होना आवश्यक था। तो ऐसे ऐसे आपको कर्मकांड जो है उसमें होते रहते थे। उसके बाद हम बात करेंगे आर्थिक जीवन का। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछता है कि आपको आर्थिक जीवन के तौर पे यानी प्रमुख जो व्यवसाय है वह ऋग्वैदिक काल में क्या था। तो ऋग्वैदिक काल ऊपर पढ़े हैं तो वहाँ पे पशुपालन था, वहाँ पे कृषि होता था, लेकिन मुख्यतः जो था आपको पशुपालन होता था। लेकिन यहाँ पे उत्तर वैदिक काल आते आते यहाँ पे जब पढ़िएगा आपको लोहे का खोज हो गया था, तो नए नए हथियार बनने लगे थे, इसलिए यहाँ पे आपको कृषि जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो उत्तर वैदिक काल में जो मुख्य व्यवसाय बन गया था वह कृषि बन गया था, और कृषि करने के कारण जो यहाँ पर मुख्य फसल था यहाँ पे चावल हो गया था। और चावल को उत्तर वैदिक काल में ब्रीही के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार देखिए उड़द हो गया, उड़द को मास बोलते थे, जौ को हम लोग उसमें बोलते थे यौ, और गेहूं को गोधूम। तो ये सब चीज़ें थी आपकी प्रमुख फसल थी। और 1000 के आसपास जो है लोहे का यहाँ पे प्रयोग शुरू हो गया था, और लोहे को जो है कृष्ण अयस और लौह अयस के नाम से भी जानते थे। और इसका साक्ष्य कहाँ मिला है, तो उत्तर प्रदेश के एटा जिला और अतरंजी खेड़ा में जो है लोहे का साक्ष्य मिला है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहे से बने औजार और उपकरण से कृषि में सहायता मिलने हुआ,
और उसके बाद देखिए चावल, नमक और मछली की बात करें तो यहाँ पे जो है इसका ज्ञान जो है उत्तर वैदिक काल को लोगों को हो चुका था। और बर्तन इसमें कैसा था, तो बर्तन जो है चित्रित धूसर और मृतदांड जो है प्रयोग होता था किसमें, तो उत्तर वैदिक काल में। इनके धार्मिक जीवन के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए धार्मिक जीवन में उत्तर वैदिक काल में आते आते यज्ञ और कर्मकांड यहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ गया। प्रमुख देवता जो है यहाँ पे प्रजापति हो गए जो ब्रह्मा का नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद शिव जो रुद्र है, नारायण और विष्णु हो गए। विष्णु की बात करें तो विष्णु जो थे पोषण और रक्षक के देवता थे। आपको रुद्र भगवान पशुओं को देवता थे, वरुण जल देवता थे और पूषण जो थे पशुओं को देवता थे। ऋग्वैदिक काल में पढ़े हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो पूषण थे वह आपको शूद्र के देवता थे। तो ये चीज़ें आपको याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में देखिए 6 दर्शन का उदय हुआ था। और जब पढ़ते हैं 6 दर्शन, जैसे आपको सांख्य दर्शन हो गए जिसके प्रतिपादक थे कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन अक्षतपाद गौतम हो गए, वैशेषिक दर्शन कनाद का है पूर्व मीमांसा, जैमिनी हो गया, उत्तर मीमांसा बदरायन हो गया। तो ये सब भी चर्चा जो की गई है वो कहाँ पे, तो उत्तर वैदिक काल में ही हुई है। तो ये अब देख लिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ वैदिक काल के जो स्थल है आपके एग्जाम में पूछता है, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं इंद्रप्रस्थ का, जो आपका दिल्ली है वर्तमान में। इंद्रप्रस्थ यहाँ पे था। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा उत्तर वैदिक काल के जो स्थल है वो आपको उत्तर प्रदेश से मिले हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश देख लीजिएगा कौन कौन सा स्थल है। देखिए अहिछत्र हो गया, कौशाम्बी, कपिली, पंचाल, बाटेश्वर, जखेरा, गढ़मुक्तेश्वर, हस्तिनापुर, मेरठ और अतरंजी खेरा। तो ये आपको उत्तर वैदिक काल के स्थल सबसे ज़्यादा यहीं पे मिले हैं। उसके बाद देखिए आपको पंजाब में एक जगह मिला था कटपालन, तो यहाँ पे पंजाब में हो गए। और उत्तर आपको वैदिक काल का एक और जगह मिलता है आपको पाकिस्तान में, वो आपको है कौन, तो घालीगई। तो ये चीज़ें आपको याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे देखिए हरियाणा में कुरुक्षेत्र और भगवानपुर मिले। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र में पंचवटी मिले और इधर कर्नाटक में आपको किष्किंधा। तो ये आपको कुछ वैदिक कालीन स्थल थे, तो यहाँ पे आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हड़प्पा काल और वैदिक काल में थोड़ा अंतर भी जानना जरूरी है, क्योंकि हड़प्पा आज पढ़े हैं और हम वैदिक आज ही पढ़े हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा और एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि जब 5 ऑप्शन है तो कन्फ्यूजन होना लाजिमी है। चलिए इसको देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, तो नगरीय थी, और जो वैदिक सभ्यता थी वह ग्रामीण थी। और जब देखिए हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता देखिए जब नगरीय थी तो यहाँ पे पक्की ईंटों का भवन मिला था, घोड़े से ये लोग अपरिचित थे। लेकिन वैदिक काल में देखिएगा तो ग्रामीण सभ्यता थी, तो यहाँ पे घास और बांस के वन मिले थे और ये लोग घोड़ा से आपको पालते थे। उसके बाद हम बात करेंगे वैदिक में, तो देखिए वैदिक काल में जो है देवताओं की प्रधानता यहाँ पे बढ़ गई थी। देखें जैसे उत्तर वैदिक काल आते आते यहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, हाथी और बाघ का यहाँ पे उल्लेख नहीं है। समाज जो था आपको पितृसत्तात्मक था, संयुक्त परिवार का व्यवस्था था, और लोग जो है यज्ञ कर्म कांड में ज़्यादा विश्वास रखते थे, और इनका पवित्र पशु गाय था। और जन्म आधारित जो है यहाँ पे वन व्यवस्था बन गया था, और इंद्र और वरुण की स्तुति यहाँ पे यानी लोग पूछते थे। जब वैसे ही अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता में, तो हड़प्पा सभ्यता में देखे लें यहाँ पे कि यहाँ पे घोड़ों से तो लोग अपरिचित थे ही। उसके बाद देवियों की प्रधानता यहाँ पे ज़्यादा थी, यानी आपको जैसे मातृदेवी की देखे हैं यहाँ पे गणतात्मक व्यवस्था थी। मुहर पर यहाँ पे लोग हाथी का फिगर बना हुआ था। मातृसत्तात्मक प्रधानता थी, और संयुक्त परिवार के ये लोग अपरिचित थे, यानी आपको जो हिंदू सभ्यता के लोग थे वह एक जगह नहीं रह सकते थे, यानी आपको एक परिवार में ये लोग नहीं रहते थे। मूर्ति पूजा का प्रचलन था यहाँ पे, पवित्र पशु यहाँ पे बैल था, और वर्ण व्यवस्था का यहाँ पे अभाव था, और मातृदेवी और शिव का जो पूजा है यहाँ पे होता था। तो ये आपको दोनों में अंतर देख लिए। अब आपके बुक में दिया गया था इनाम गांव के बारे में। तो इनाम गांव क्या है, तो इनाम गांव की बात करें तो इनाम जो गांव है वह आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। यह घोड़ नदी के तट पर स्थित था, और यह जो इनाम गांव है वह आपको यह ताम्रपाषाण बस्ती थी, और यहाँ पे मानव का वास का जो है साक्ष्य मिला है, जो 1600 से लेकर 700 BC के समय में इनाम गांव यहाँ पे एक आपका स्थल था। साक्ष्य की बात करें यहाँ से इनाम गाँव से, तो यहाँ पर देखिए पत्थर और तांबा के औजार मिला है। बर्तन की यहाँ पे एक बात करें तो नारंगी रंग के यहाँ पे ज्यामितीय आकार वाला बर्तन मिला है। खेती यहाँ पे होती थी जौ, गेहूँ, मटर, सरसों नहीं मसूर, और यहाँ पे ये हटा दीजिए। पालतू पशु की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको पालतू पशु गाय था, बैल था, भेड़ था, बकरी, कुत्ता और घोड़ा था। कब्र में मृतकों के साथ यहाँ पे औजार मिले हैं, हथियार और गहने जो है आपको एक साथ मिले हैं। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। अब हम चलिए आपको इसमें जो है इसका जो अभ्यास है चलिए उसको देखते हैं। तो पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको हाँ या ना में देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे पशुपालन थे, तो बात सही है। जो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वह सबसे ज़्यादा पशुपालन करते थे। उसके बाद आर्यों के जीवन में गाय और घोड़े का महत्वपूर्ण स्थान था, तो बिल्कुल था। वो लोग गाय को तो अध्ययन यानी पूजा करते थे और घोड़ा उनका
पालतू पशु था। तो यहाँ पे 2 नंबर भी आपका सही हो जाएगा। ग नंबर है वैदिक क्षेत्र तमिलनाडु तक विस्तृत था, तो ये गलत है। वैदिक जो क्षेत्र था आपको बिहार के गंडक नदी तक क्षेत्र था, तो ये गलत हो जाएगा। आर्य लोग नगरों में निवास करते थे, तो आर्य लोग नगरों में नहीं, या ग्रामीण सभ्यता थी, तो आपको ये गलत हो जाएगा। इनाम गाँव के लोग जो है मृतकों को जला देते थे, तो ऐसा नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी पहला और दूसरा इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या टोटल 4 है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पुरुष सूक्त किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो आपको बताया है कि ऋग्वैदिक काल में लोग उस समय सबसे शुरू में पशुपालन करते थे। कृषि होता था, लेकिन कृषि वहाँ पे गौण था, बहुत कम मात्रा में होता था। जब उत्तरवैदिक काल में आपको जब लोहा का खोज हो गया, तो आपको नए नए हथियार बने और कृषि कार्य तेज हो गया। तो ऋग्वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय आपको पशुपालन हो जाएगा। उसके बाद है घ नंबर, इनाम गांव किस राज्य में है, तो इनाम जो गांव है वह पड़ता है आपके महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पे चलिए खाली स्थान को भरना है। तो खाली तो 2 नंबर में खाली स्थान भरना है। चलिए इसको हम भरते हैं। सबसे पहला है क कि आर्यों का विस्तार बिहार के खाली स्थान नदी तक हुआ था। तो बताया है कि आर्य का जो विस्तार है वह बिहार के गंडक नदी तक हुआ था, तो यहाँ पे आप गंडक भर दीजिए। सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो आपको बताया है कि सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, तो आपको ऋग्वेद यहाँ पे हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्य खाली स्थान अनाज पैदा करते थे, तो यहाँ पे देखिए ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो तो सबसे ज़्यादा पशुपालन करते थे, कृषि भी करते थे, लेकिन कृषि गौण था, तो यहाँ पे कम अनाज पैदा करते थे, तो यहाँ पे आप कम भर सकते हैं, तो यानी गौण भी भर सकते हैं। इनाम गांव जो है बस्ती थी, तो इनाम गांव कैसी थी, तो आपको ताम्रपशान वाली बस्ती थी, तो ताम्रपशान यहाँ पे भर दीजिए। और अंगा नंबर है वैदिक कबीले के प्रधान को बोलते थे, तो वैदिक कबीले के जो प्रधान थे उनको राजन बोलते थे, तो यहाँ पे राजन और राजन भरा जाएगा, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे 6 जो है चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया है। 7वां जो चैप्टर है हम लोग आगे कवर करेंगे, और इसमें जो प्रारंभिक राज्य के बारे में पढ़ना है, पूरा महाजनपद के बारे में। अभी यहाँ पे देखिए, अगर हम ये जो वीडियो आप जितना समय में देखे हैं, अगर आप चाहते जो बुक में जो पॉइंट दिया गया है आपको इससे कम ही समय लगता, 1 घंटा से कम समय में लगता और पूरा कवर हो जाता, और इसमें कुछ मेरा नहीं जाता, आपको घाटा आपका होता वीडियो देखते ही, लेकिन आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता। अब इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा जा रहा है, वीडियो को जरूर थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए लाभदायक जरूर होगा, क्योंकि इसमें सभी चीज़ों को, चाहे वो NCERT हो या आपको SCERT हो, या आपको समझ लीजिए कि 4-5 बुक मिलकर आपका यह तैयार हो गया है। और इसमें पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको, हमें नहीं लगता इसके अलावा अन्य कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो क्योंकि जो भाग 1 का इतिहास है इसमें आपको पूरा एंशिएंट पढ़ना है। आपको एंशिएंट पूरा पढ़ने में अगर देखिएगा, अगर आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो बहुत लंबा आपका एक वीडियो देखना पड़ेगा या खुद से पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको एक वीडियो ही बना दे रहे हैं पूरा एंशिएंट का ही, और वह SCERT बेस पे है और NCERT बेस पे भी है। तो एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ लीजिए कि आपको 12 तक ये पूरा काम करेगा, और आप ज़रूर इसको देखिएगा। और इसके बाद में जो है पार्ट 2 ज़रूर आएगा, पार्ट 2 कल या परसों आपको कल ही मिल जाएगा, तो पार्ट 2 कल आपको देख लीजिएगा। और इसमें क्योंकि एक पार्ट में करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आगे हम इसमें पूरा महाजनपद पढ़ना है, उसके बाद जैन और बौद्ध को भी पढ़ना है, उसके बाद मौर्य साम्राज्य पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य के बाद पूरा आपको हर्षवर्धन पूरा पढ़ना है, पुष्यभूति वंश, गुप्त साम्राज्य पढ़ना है, तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। इसलिए हम वीडियो को यहीं पे यानी इसको 2 पार्ट में बांट रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे नए बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।